दोस्तों, स्टारलाइट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर हम आपको यूपी टेट जुलाई 2026 के लिए मैथ्स पेपर 1 और मैथ्स पेपर 2 से संबंधित यूपी टेट प्रीवियस ईयर मैथ्स क्वेश्चन सीरीज हम चला रहे हैं। ये हमारा प्रैक्टिस सेट फर्स्ट है। इस सीरीज में हम आपको यूपी टेट 2011 से लेके यूपी टेट 2021 तक के टॉप 300 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पर चर्चा करेंगे, जो मैथ्स पेपर 2 और मैथ्स पेपर 1 से संबंधित होंगे, इन पर आधारित होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न से, जो हमने लिया है यूपी टेट 8 जनवरी 2020 के पेपर से, मैथ्स पेपर 2 से। क्वेश्चन में कुछ इस प्रकार से कहा गया है कि इफ ओ बी द सेंटर ऑफ इन सर्किल ऑफ ए ट्राइंगल एबीसी, जहां पर एंगल बीओसी 110 डिग्री का है, देन द वैल्यू ऑफ ए बीएसी विल बी कितना होगा। देखिए, ये हमसे कहता है कि यदि त्रिभुज एबीसी के अंतःवृत्त का केंद्र ओ है और एंगल जो बीओसी है वो 110 डिग्री है, तो आपको एंगल बीएसी का मान बताना है क्या होगा। ये हमारे पास ट्राइंगल है एबीसी, यहाँ पर ये सेंटर है और ये हमारा एंगल कितना है 110 डिग्री का। ठीक है, देखिए हम जानते हैं थ्योरम होती है कि किसी त्रिभुज में अंतः केंद्र O पर बनने वाले कोण और उसके सामने जो शीर्ष कोण होता है उसमें संबंध क्या होता है कि एंगल BOC जो होता है 90 प्लस एंगल A/2 होता है। यानी इस क्वेश्चन को कुछ इस प्रकार से आप सोल्व करेंगे कि जो एंगल BOC होगा वो कितना होगा 90 प्लस एंगल A/2। एंगल A से मतलब कौन सा है, एंगल BAC होगा। ठीक है, बीओसी क्वेश्चन में दे रखा है कि 110 डिग्री हमारा ये हो जाएगा इज इक्वल टू कितना का 90 प्लस कितना होगा एंगल A/2 हो जाएगा। यहाँ से अगर आप एंगल A/2 निकालें तो ये क्या हो जाएगा कि 110 डिग्री में से 90 माइनस हो जाएगा। इस प्रकार से एंगल A/2 जो हो जाएगा वो इज इक्वल टू 20 डिग्री मिल जाएगा। यानी यहाँ से एंगल A निकालेंगे तो 2 गुना क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा। इस प्रकार से एंगल A का वैल्यू आपको 40 डिग्री मिल जाएगा। एंगल A क्या है, एंगल BAC है एंगल A, जो आ गया 40 डिग्री निकल के। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका जो आंसर बन जाता है वो बन जाता है 40 डिग्री। और ये क्वेश्चन का जो आंसर है सी पार्ट में चला गया, 40 डिग्री इज योर राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कुछ इस प्रकार से कहता है। ये क्वेश्चन भी 8 जनवरी 2020 से लिया गया है और मैथ्स पेपर 2 से आया है यूपी टेट में। ठीक है, तो क्वेश्चन कहता है AB इज अ डायमीटर ऑफ ए सर्किल एंड ABCD इज ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज दैट कि एंगल जो ACD है वो 40 डिग्री का है। देखिए ACD ये जो एंगल की बात कर रहा है ये 40 डिग्री का है। ठीक है, देन मेजरमेंट ऑफ एंगल BAD, यानी BAD ये पूरा एंगल है, BAD ये वाला एंगल है, इसको बताइए। यानी AB एक वृत्त का व्यास है, ABCD इसके भीतर का चक्रीय चतुर्भुज है। साइक्लिक क्वाड्रिलेटर मतलब चक्रीय चतुर्भुज है। यदि एंगल ACD 40 डिग्री है तो आपको एंगल BAD का मान बताना। देखिए हम ये जानते हैं क्या कि अर्धवृत्त पर बना कोण समकोण होता है। फिगर कुछ इस प्रकार से होती है कि अगर हम इस प्रकार से अर्धवृत्त बना रहे हैं, ठीक है, तो उस पर बना कोण जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। अगर इस फिगर में देखें तो यहाँ पर जो ACD है ये वाला, ठीक है, ये अर्धवृत्त में बना कोण है और ये कितने का हो जाएगा, ये 90 डिग्री का हो जाएगा। ठीक है, हमें तो क्या निकालना है, हमें तो ये निकालना है। देखो कैसे सोल्व करेंगे। क्वेश्चन में जो चीज़ें दे रखी हैं वो तो ऐसा दिया हो कि एंगल जो ACD है वो कितने का दिखा रखा है 40 डिग्री का, और यहाँ से हमने क्या निकाल लिया कि जो एंगल ACB हो जाएगा वो हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि अर्धवृत्त में बना कोण जो है समकोण होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से अगर पूरे एंगल हम कितनी BCD की बात करें, एंगल BCD की बात करें तो वो पूरा एंगल 40 में 90 जोड़ दें, 90 को आप ऐड कर दें तो पूरा एंगल BCD जो है वो कितने का आ जाएगा 130 डिग्री का आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये चक्रीय चतुर्भुज है। तो थ्योरम क्या होती है, थ्योरम ये होती है कि द सम ऑफ अपोजिट एंगल ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटर इज 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री होता है, यानी कि ये अगर एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटर है तो एंगल पूरा यानी DA ये जो B जो एंगल है और ये जो BCD यानी आमने सामने के जो पूरे एंगल है, इन सब का टोटल जो है दोनों का 180 डिग्री होता है। ठीक है, तो इन जो है किसमें, साइक्लिक क्वाड्री
लेटरल में आप ये देखेंगे कि जो एंगल आपका कौन सा होगा, देखो BAD जो होगा और प्लस एंगल जो BC और D होगा, इन दोनों का जो टोटल होगा वो 180 डिग्री होगा। हमें क्या दिखाना है, एंगल AB यानी BAD प्लस ऑफ ये तो हमारा निकला 130 डिग्री, ठीक है। ये कितना हो जाएगा, 180 डिग्री के बराबर हो जाता है। हमें निकालना है एंगल BAD, क्या कर देंगे कि 180 डिग्री में से 130 डिग्री क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। तो इस प्रकार से एंगल BAD का वैल्यू कितना निकल आएगा, 50 डिग्री निकल के आ जाता है। तो यही हमें फाइंड करना था कि एंगल BAD कितना हो जाएगा, 50 डिग्री हो जाता है। और 50 डिग्री चला गया बी पार्ट के साथ में और बी बन गया आपका राइट आंसर। आई होप दैट क्लियर हो गया होगा सभी को। ये प्रश्न जो है क्लियर हो गया होगा और प्रॉपर्टी भी क्लियर हो गई होगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 17 मीटर एंड पैरामीटर इज 46 मीटर, देन एरिया ऑफ द फील्ड विल बी, यानी किसी आयताकार खेत का विकर्ण तो 17 मीटर है तथा परिमाप उसका 46 मीटर है, तो खेत का क्षेत्रफल बताइए। ठीक है, देखो खेत के क्षेत्रफल की ये हमसे बात कर रहा है, खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। देखिए अगर विकर्ण, अगर जहाँ देखें फिगर के अकॉर्डिंग हम यहाँ पर देखें कि भाई हमारे पास में ये एक फिगर बना हुआ है, तो ये हमारा डायगोनल है। ठीक है, तो देखो यहाँ से क्या बनेगा कि भाई डायगोनल जो होगा हमारे पास, कैसे सोल्व करेंगे आप इसको, कि जो डायगोनल होगा यानी डायगोनल का जो स्क्वायर होगा, अगर हम इसमें क्या लगाएं, पाइथागोरस थ्योरम लगाएं, तो कितना होगा L स्क्वायर प्लस कितना होगा B स्क्वायर, लेंथ का स्क्वायर और ब्रेथ का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो बन गया हमारा। और डायगोनल जो दे रखा है वो 17 मीटर दे रखा है, ये हमारे डायगोनल D दे रखा है 17 मीटर। तो इसका मतलब ये है कि 17 का जो स्क्वायर बन गया वो इक्वल टू कितना बन गया, L स्क्वायर बन गया प्लस ऑफ कितना बन गया, B स्क्वायर बन गया। ठीक है, अच्छा अब 17 का स्क्वायर जो होता है वो कितना होता है हमारे पास, 289 होता है। तो यहाँ से बन गया कि भाई L स्क्वायर प्लस जो B स्क्वायर बन गया वो कितना बन गया, 289 बन गया। इसे इक्वेशन नंबर 1 कह के छोड़ दिया। अब अगर हम आयत के परिमाप की बात करें तो परिमाप क्या होता है, परिमाप जो हमारे पास में होता है वो 2 कितना होता है, लेंथ जमा ब्रेथ होता है, ऐसे होता है। और परिमाप क्वेश्चन में कितना दे रखा है, 46 दे रखा है। ठीक है, इस प्रकार से कितना दे रखा, 46 दे रखा है। तो दुगुना ऑफ कितना होगा, लेंथ प्लस ब्रेथ हो जाता है, ऐसे हो गया। यहाँ से क्या निकालेंगे भाई, L प्लस B की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो कितना 40/2 हो जाएगा। 40/2 कर देंगे तो इसका मतलब ये किसको काट देगा, 2 दूना 4 2 3 6, यानी यहाँ से बन गया कि L प्लस B की जो वैल्यू है वो कितनी आ गई, 23 आ गई। ठीक है, ये L प्लस B की वैल्यू हो गई। ठीक है, इसे इक्वेशन नंबर 2 कर लीजिए। इस इक्वेशन 2 का दोनों तरफ से क्या कर दें, स्क्वायर कर दें, स्क्वायरिंग बोथ साइड इन इक्वेशन नंबर 2, स्क्वायरिंग बोथ साइड कौन सा, इक्वेशन नंबर 2। तो आपको क्या प्राप्त होगा भाई, L प्लस B का जो होल स्क्वायर होगा वो कितना होगा, 23 के स्क्वायर के बराबर होगा। ये बन जाएगा ऐसे L स्क्वायर, फिर प्लस बन जाएगा प्लस का B स्क्वायर और दुगना ऑफ LB बन जाएगा ऐसे। ठीक है, LB इज इक्वल टू 23 का स्क्वायर करेंगे तो कितना होता है, 529 होता है, 529 होता है। अच्छा ये दे रखा हमें L स्क्वायर प्लस B, कहाँ से दे रखा है, इक्वेशन नंबर 1 से, कि 289 होता है, ये 289 होता है प्लस दुगना ऑफ लेंथ और ब्रेथ की मल्टीप्लाई हो गई, कितना 529 के बराबर हो गया। तो यहाँ से हम क्या निकले, दुगना ऑफ LB अगर निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 529 में से कितना हो जाएगा, 289 माइनस कर देंगे जी। क्या मिला, हाँ कि दुगना ऑफ जो LB हमारे पास में है वो कितना आ गया हमारे पास में, 240 आ जाएगा, 0 कट गया 4, हाँ 240 आ गया। तो LB की वैल्यू क्या आ गई कि 240/2 कर दीजिए, 2 इसको कितना काट देगा, 120 बार काट देगा। तो LB क्या, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ क्या होता है, 120 निकल के आ गया। और यही क्या होता है, ये तो आयत का क्षेत्रफल होता है भाई। आयत का अगर क्षेत्रफल की बात करें, जो आयत का क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, L मल्टीप्लाई बाई B तो होता है, LB तो होता है LB, और ये निकल के आ गया 120। तो ये हमने यहाँ से निकाल लिया भाई, 120 हो गया हमारे पास में। तो 120 कितना, इतने क्या हो गया, मीटर स्क्वायर हो गया। ये क्या बन गया, आंसर बन गया आपका।
बन गया आंसर। कहाँ चला गया, एक से ए पार्ट के साथ में चला गया। 120 मीटर स्क्वायर जो है वो आपका क्या बन जाएगा, खेत का क्षेत्रफल बन जाएगा। क्लियर हुआ। ये क्वेश्चन हमने जो है 8 जनवरी 2020 से लिया था और ये मैथ्स पेपर 1 में आया क्वेश्चन है यूपी टेट के। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, द डिफरेंस बिटवीन द इंटीरियर एंड एक्सटीरियर एंगल्स ऑफ ए रेगुलर पॉलीगोन इज 60 डिग्री, देन सम ऑफ द साइड्स इन द पॉलीगोन क्या होगा। यानी एक बहुभुज के अंतः और बाह्य कोणों का अंतर जो है 60 डिग्री है, तो बहुभुज में भुजाओं की संख्या बताइए। देखिए हम ये फॉर्मूला जानते हैं कि बहुभुज में प्रत्येक अंतः कोण जो होता है वो n-2 इंटू 180 अपॉन कितना n होता है, और बहुभुज का प्रत्येक बाह्य कोण जो होता है 360/n होता है। n बहुभुज की भुजा को रिप्रेजेंट करता है। तो इस प्रकार से अगर हम इसको सोल्व करें तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहता है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या कहता है कि बहुभुज के अंतः कोणों का अंतर, यानी कि एक तरह से क्या बनेगा कि n-2 मल्टीप्लाई बाय कितना बन गया 180 और अपॉन क्या कर दीजिए n और माइनस कर दीजिए 360/n और इजिकल टू क्या बन गया 60 डिग्री के बराबर। इन दोनों का आप एलसीएम लेंगे n आ जाएगा, इसकी मल्टीप्लाई कर दीजिए कितना हो गया ये 180 n बन गया, माइनस का 360 बन जाता है और माइनस n से n कटा ये भी 360 हो जाता है, इजिकल टू 60 डिग्री बन जाता है। इसको जोड़ लीजिएगा 180 n तो यहाँ से बनता है और ये बन गया 720, ठीक है जी, ये बन गया 60 n के बराबर। अब 60 n को देख लीजिए और 720 को दें। 180 में से 180 n में से अगर आप 60 n माइनस करेंगे तो 720 बन जाएगा, ये बन गया 120 बन गया, ठीक है जी। 120 n इक्वल टू क्या बन गया 720 बन जाता है। हमें तो n की वैल्यू चाहिए, 720 को 120 से क्या कर दीजिएगा डिवाइड कर दीजिएगा, 12×6 = 72 होता है। n की वैल्यू कितनी आ गई 6 आ गई, 6 आ गई हमारे पास में। ये आपका आंसर। n क्या है, n हमारी बहुभुज में भुजाओं की संख्या है, यही पूछ रहा था। कहाँ चला गया बी पार्ट के साथ में आंसर। n का आंसर जो आ गया 6 आ गया, बहुभुज में भुजाओं की संख्या जो है वो 6 हो जाएगी। क्लियर हो गया। चलिएगा आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, ये कहता है कि यदि 2160 इज इक्वल टू 2 की पावर a मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर b मल्टीप्लाई बाय 5 की पावर c, तो 3 की पावर a मल्टीप्लाई 2 की पावर माइनस b मल्टीप्लाई 5 की माइनस c का मान बताइए। देखिए सॉल्यूशन करने से पहले सबसे पहले हमें क्या करना होगा जी, इसमें 2160 ये जो नंबर लिया हुआ इसकी आप क्या कर लीजिए जी प्राइम फैक्टर कर लीजिए, इसके क्या कर लीजिए प्राइम फैक्टर कर लीजिए, ठीक है। हाँ इसके प्राइम फैक्टर कर लेंगे, इसको काटेंगे तो जैसे 2 से इसको काटते हैं फर्स्ट टाइम में, ठीक है, तो कितना आ जाएगा 1080 आएगा जी, ठीक है। फिर 2 से फिर काटते हैं इसको, 2 से काटेंगे तो 540 आएगा जी, ठीक है। फिर 2 से फिर काटिएगा, 2 से फिर काटेंगे 270 आएगा जी, ठीक है। अच्छा 2 से फिर कट जाएगा, 2 से फिर कटेगा तो 135 बन जाएगा, 135 बन जाएगा। अब नहीं 2 से कटेगा, अब इसको 3 से काटेंगे जी, ठीक है। 3 से काटेंगे तो 3 चौक 12, 3 पंज 15 आएगा। 3 से फिर काटिए जी, 3 से काटेंगे तो ये 15 बार कट जाएगा, 15 × 45 होता है, ठीक है। 3 से फिर काटिएगा तो ये 5 बार कट जाएगा, आपकी 5 से फिर एक ही बार कटेगा जी, ठीक है। तो हमने क्या देखा जी, ये आ गया 2160 इज इक्वल टू, देखो 2 1 2 3 4 बार आए, 2 की पावर तो 4 बार हो गया मल्टीप्लाई बाई 3 का पावर हो गया जी 3 बार, 3 का पावर हो गया 3 बार और 5 का पावर हो गया जी 1 बार, ठीक है। लेकिन हमें क्या दिया हुआ जी 2160 जो है वो इजिकल टू क्या देखा, ये दे रखा है हमें कि 2 की पावर तो a है मल्टीप्लाई 3 का पावर b है, ठीक है, मल्टीप्लाई 5 का पावर c है। अब कंपेयर कर दीजिए दोनों में, ठीक है, कंपेयर कर दीजिए, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो a का वैल्यू तो यहाँ पे आ गया जी 4, क्योंकि 2 की पावर यहाँ a है, 2 की पावर 4 तो a बराबर तो 4 हो गया। ऐसे यहाँ 3 की पावर 3 है, b की पावर 3 की पावर b है, तो इसका मतलब b का आंसर तो यहाँ से 3 आ गया जी, ठीक है। और यहाँ c की पावर, यहाँ 5 की पावर 1 है, 5 की पावर c है, तो c का पावर जी c का आंसर जी यहाँ से 1 आ गया, ठीक है। हमें जो सोल्व करना है या हमें जो फाइंड करना है, हमें क्या फाइंड करना है जी, 3 की पावर a हो गया मल्टीप्लाई बाई 2 की पावर माइनस b हो गया और मल्टीप्लाई बाई 5 की पावर माइनस c हो गया। इसे ऐसे भी लिखते हैं, ऐसे लिख लीजिए 3 की पावर a हो गया, नीचे कर लीजिए इसको, 2 की पावर b बना लीजिए और 5 की पावर 1 बना लीजिए, c बना लीजिए। क्या बनेगा जी यहाँ से 3 की पावर, देखो यहाँ पे a है, a का मतलब 4 है जी, ठीक है, बटे कितना 2 की पावर कितना हो गया जी 3 बन गया, क्योंकि b का आंसर तो 3 है जी, ठीक है। 5 की पावर कितना हो गया 1 बन गया जी,
ठीक है। 3 की 4 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 की 4 बार बनेगा तो 81 होता है जी, ये 81 होता है जी, ठीक है। और यहाँ से करेंगे तो 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया था, और पंजे कितना हो गया, 8 पंजे 40 हो गया जी, ठीक है। तो ये आंसर आ गया आपका 81 अपॉन कितना 40, ठीक है जी। ये आपका आंसर बन जाता है, ये बन गया जी आंसर आपका 81/40 है जी, आपका बी आंसर जो है वो ठीक हो जाता है। क्लियर हो गया, ठीक है जी। इस प्रकार से क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहता है जी, कहता है किसी एक घन के प्रत्येक जो भुजा को दुगना कर दिया जाए, अगर घन की प्रत्येक भुजा को दुगना कर दिया जाए, घन की प्रत्येक भुजा को दुगना कर दिया जाए तो उसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी, ठीक है। देखो जी ऐसा होता है कि हमारे पास में क्या होता है कि एक क्या है, क्यूब है जी, ठीक है। क्यूब की सारी साइडें क्या होती हैं, बराबर होती हैं, ये सब साइडें घन में क्या होती हैं, बराबर होती हैं। तो इसका जो लेटरल सरफेस एरिया होता है वो a² होता है, और जो टोटल सरफेस एरिया होता है वो 6a² होता है। अगर साइड कितनी है, यानी साइड को, यानी भुजा को क्या मान लिया जी, भुजा को अगर a मान लिया जाए, ठीक है। ये कहते हैं यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को दुगना कर दिया जाए, दुगना करना है जिसको, ठीक है। तो इस प्रकार से हमारे पास में अगर इसको हम सोल्व करें, इसको हम सोल्व करें, पहले केस में तो हमने माना जो हमारे पास घन है उसकी जो भुजा हो गई, ठीक है, घन की जो भुजा हो गई वो हमने a मान ली, ठीक है, ये हो गया। तो उस हिसाब से हम देखें तो इस से टोटल सरफेस एरिया ऑफ, अगर घन मतलब क्यूब की बात कर रहे हैं जी, क्यूब होगा तो वो तो कितना होगा, 6a² हो गया पहले केस में, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। अब क्या, अब जो साइड हो गई, न्यू साइड की बात की या नई साइड की बात कर लें, जो नई साइड होगी वो कितनी होगी, दुगना ऑफ a हुआ है, ठीक है। तो उस हिसाब से न्यू टोटल सरफेस एरिया, क्या न्यू टोटल सरफेस एरिया ऑफ कितना बन गया, क्यूब का क्या बन जाएगा, 6, तो ये हो गया जी, और a की जगह आ जाएगा अब 2a² हो गया जी, ठीक है। तो इस प्रकार से न्यू टोटल सरफेस कितना, 6 चौक 24, 24a² बन गया जी, ठीक है। अच्छा, अब क्या हुआ कि क्षेत्रफल में, यानी इसके संपूर्ण पृष्ठ में वृद्धि कितनी हुई, तो वृद्धि इंक्रीमेंट निकालना है, तो वृद्धि कितनी हुई हमारे पास में है, घन के संपूर्ण पृष्ठ में जो वृद्धि हो गई वो कितनी हो गई, 24a², तो ये था, और पहले था 6a², ठीक है। इसमें से इसको घटा लीजिए, कितना हो गया, 18a² बन गया, 18a²। अब हमें क्या निकालना है जी, घन के संपूर्ण पृष्ठ में प्रतिशत वृद्धि निकालनी। तो प्रतिशत वृद्धि निकालनी, तो प्रतिशत वृद्धि कैसे निकलेगी जी, प्रतिशत वृद्धि मतलब जो फिलहाल अब आया कितना, 18a², ये तो निकला डिफरेंस, और पहले कितना था जी, 6a² था, और मल्टीप्लाई में क्या कर दीजिए, 100 कर दीजिए, ठीक है। तो a² से a² कट के 6 से 3 बार के 18 होता है, 100 का इसमें करेंगे तो कितना आ गया जी, इट मीन्स 300% की वृद्धि हो गई जी, कितनी हो गई, 300% की वृद्धि हो गई जी, ठीक है। आंसर कितना बन गया, 300%। ये चला गया जी सी पार्ट के साथ में, दैट इज सी पार्ट इज योर राइट आंसर बन जाता है जी। क्लियर होगा मेरे प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा हो, ठीक है, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें, ठीक है। चैनल आपका अपना है स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल। अगर आप चैनल पर नए हैं, ठीक है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जी सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए, ठीक है जी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी, ये क्वेश्चन हमने लिया जी 18 नवंबर 2018 से, ठीक है, मैथ्स पेपर 2 से लिया जी। क्वेश्चन में कहता है कि दिए गए चित्र में PAB वृत्त की छेदक रेखा है, यानी PAB जो ये वाली वृत्त की छेदक रेखा है, और PT जो है स्पर्श रेखा, ये स्पर्श रेखा टेंजेंट है, इसको बोले टेंजेंट बोलेंगे इसको, इसमें टेंजेंट है जी, ये टेंजेंट है, ये सीकेंट है जी, ठीक है। ये क्या है हमारे पास में, सीकेंट है, ये हमारे पास सीकेंट है, ठीक है, और ये हमारे पास टेंजेंट है जी। जहाँ PT का वैल्यू नहीं, ये जो दिखा रखा है जी PT, ये PT जो किया ये वाला जी, ये दे रखा 5 सेंटीमीटर जी, ठीक है, और जो PA नहीं, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लंबाई दी, यहाँ से यहाँ तक की ये दी है जी 3 सेंटीमीटर, ठीक है। हाँ जी, एक थ्योरम जानते हैं हम, ये थ्योरम होती है जिसको टेंजेंट सीकेंट थ्योरम के नाम से जानते हैं जी, ठीक है। उसमें क्या होता है कि अगर एक बाहरी बिंदु यहाँ पर दिखा रहा है, जैसे P यहाँ पर बाहरी बिंदु है, तो यहाँ से टेंजेंट यानी कि इस पे खींचेगा टेंजेंट, और सीकेंट को मिलाने वाला पॉइंट भी अगर ये P हो, तो क्वेश्चन में हमारा फॉर्मूला ये होता है कि PA इंटू PB जो होता है PT² होता है, यानी कहता है इफ ए सीकेंट एंड ए टेंजेंट आर ड्रोन टू ए सर्किल फ्रॉम द सेम एक्सटर्नल पॉइंट, यानी जो सेम एक्सटर्नल पॉइंट, बाहर का एक्सटर्नल पॉइंट है, तो द प्रोडक्ट ऑफ द लेंथ ऑफ द सीकेंट एंड इट्स एक्सटर्नल सेगमेंट इक्वल टू द स्क्वायर ऑफ द लेंथ ऑफ ए टेंजेंट सेगमेंट होता है जी,
ठीक है, ये थ्योरम होती है। इस थ्योरम का यूज करते हुए हमें क्या निकालना है जी, ए बी फाइंड करना। क्या फाइंड करना है जी, ए बी। ए बी कौन सा पार्ट है, ए बी जी यहाँ से लेके यहाँ तक का पार्ट है। ठीक है, इसको सोल्व कर लीजिएगा जी, लगा दीजिए इसी को कि भाई पी टी स्क्वायर जो होता है जी क्या होता है, पी ए मल्टीप्लाई बाई क्या होता है जी, पी बी होता है। ये होता है पी टी क्या है जी, पी टी 5 दे रखा है जी, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए इजिकल टू, पी ए क्वेश्चन में दे रखा है जी 3 है, लेकिन आपको पी बी फाइंड करना हो, ये पूरा पी बी अगर देखें तो पी बी कैसे निकलेगा जी, देखो यहाँ से पी बी की बात करें तो पी बी कैसे है जी, पी बी कैसे निकलेगी, यहाँ से लेके यहाँ तक की जो लेंथ है जी, ये वाली पूरी क्या है, इसमें हमने पहले पी ए रखा और प्लस फिर में इसमें ए बी जोड़ दिया जी, तो पी बन गया पूरा। तो यहाँ से ऐसे कर दिया जी, पी ए और प्लस ऑफ ए बी ऐसे जोड़ दिया जी। ठीक है जी। अच्छा, अब पी ए क्या चीज़ है हमारे में, पी ए तो दे रखा 3 है जी, तो क्या कर दीजिए 3 में कितना, 3 प्लस 3 ए बी ऐसे आ जाएगा जी। ठीक है, मतलब 3 ए बी नहीं, ये 3 हम बाद में लिखेंगे जी, इसको खोल लेंगे बाद लिखेंगे, अभी फिलहाल ये 3 प्लस ए बी लिख लें जी। ठीक है, इस प्रकार से आ गया जी, ऐसे ब्रैकेट बंद कर दिया जी। अब इसमें कितना, ये तो 9 हो गया जी, ये क्या चल रहा है, यहाँ से 25 चल रहा है, 25 चल रहा है जी। ठीक है, और ये प्लस कितना हो गया, 3 ऑफ ए बी आ गया जी। क्लियर, तो 25 में से 9 गया जी, इधर 25 में से 9 गया तो कितना बचा, 16 बचा, 16 इजिकल टू कितना, 3 ऑफ ए बी आ गया जी। ठीक है, तो ए बी का आंसर कितना बन गया जी, ए बी का आंसर बन गया 16 बटा कितना बन गया जी, 3। इतने क्या बन गया जी, सेंटीमीटर बन गया। 16 बटे 3 देख लो जी कहाँ जा रहा, सी पार्ट में जा रहा है जी, 16 बटे 3 सेंटीमीटर आपका जी राइट आंसर बन गया। क्लियर जी, चलिए आगे बढ़ जाओ जी, आगे बढ़ जाओ जी। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है जी, हाँ जी, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ए सी और बी डी, यानी ये क्वेश्चन जो हमने लिया 18 नवंबर 2018 के जी मैथ्स पेपर 2 से लिया। ठीक है ना, समांतर चतुर्भुज ए बी सी डी के विकर्ण ए सी और बी डी एक दूसरे को परस्पर कहाँ काटते हैं, बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करते हैं। ये बिंदु ओ गया जी। यदि हमारे पास जो डी ए सी है 32 डिग्री का हो और एंगल ए ओ बी 70 डिग्री है, यानी ये तो हो गया 32 डिग्री। डी ए सी की बात करो ये वाला, ये ए डी ए सी हो गया जी, डी ए सी ये तो हो गया कितना का जी, मतलब ये तो हमारे पास में डी हो गया, डी ए सी। ठीक है, ये हो गया 32 डिग्री का, और ए ओ बी जो है ये वाला हो गया जी, ये वाला ये हो गया 70 डिग्री का। अब ये कैसे कैसे लिखे हुए यहाँ पर, ये कितना हो गया, ये हो जाएगा बाई लीनियर पे, ये पूरे को लीनियर पे ले लो जी। ठीक है, तो ये 70, ये हम वैल्यू कितने, 70, ये 110 का निकल आएगा, ये 32 का है, क्योंकि अब ये क्या है, पैरेललोग्राम है। ठीक है, ये आपस में क्या होंगे, पैरेलल होंगे, ये इसके पैरेलल होगा, ये इसके पैरेलल होगा, बस यही लिखना है जी। ठीक है, यही लिखना है। ठीक है, क्या कहें कि इन पैरेललोग्राम क्या करना है जी, ए बी सी डी में ये क्या होता है कि जो ए डी साइड है वो तो पैरेलल टू कितनी होती है, बी सी होती है। ठीक है ना, और जो हमारे पास में ए बी साइड होती है वो पैरेलल टू जो डी सी होती है। ऐसा हो गया, चलिएगा। अच्छा, ये तो ठीक है, कोई बात नहीं। एंगल इन्होंने ये दिखा रखा, ये दिखा रखा कितने का, 32 डिग्री का दिखा रखा। ठीक है, और ये हमने बाई लीनियर पेयर निकाल लिया, बाई कितना हो गया, लीनियर पेयर अगर हम निकाल लें तो कितना हो गया कि 70 प्लस इसकी वैल्यू मान लिया, पहले ये x था तो 70 प्लस x कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया। ठीक है, तो x की वैल्यू हमने निकाल ली, 180 में से 70 माइनस कर दिया हमने, तो ये हमारे पास 110 डिग्री का ऐसे निकल के आ गया था जी। ठीक है, अच्छा, अब हम इन ट्राइंगल ऑफ कितना ले लेंगे, डी ओ ए में ले लेंगे जी। क्या ले लेंगे कि भाई 32 डिग्री तो ये है ही, प्लस 110 डिग्री हमने यहाँ से निकाल लिया, प्लस इसको हमने अभी ये हमने 38 लिख रखा, पर इसको y मान लो फिलहाल अभी आप, y इक्वल टू कितना आ गया जी, 180 डिग्री हो जाता है। इसको जोड़ेंगे जी, 142 हो गया, 142 प्लस y हो गया जी, ये कितना हो गया, 180 डिग्री हो गया जी। ठीक है, तो एंगल y निकाल लिया जी हमने, 180 डिग्री तो ये था जी। ठीक है, इसमें से 142 डिग्री हमने ये माइनस कर दिया, तो जी कितना आ गया, एंगल y जो है वो कितना आ गया, 38 डिग्री का ऐसे निकल के आया था जी एंगल y। बिकॉज दैट जितना एंगल y हमें तो डी बी सी निकालना है जी, हमें तो ये निकालना है जी। ठीक है, तो ये भी कितना होगा, 38 डिग्री हो जाएगा। बिकॉज दैट क्योंकि हमारे पास में जो एंगल जो y है नहीं, या हम कह लेंगे हमारे पास में जो एंगल ये दिखा रखा है, ए डी बी जो दिखा रखा है, ए डी बी जो दिखा रखा है, और एंगल अगर हम देखें ना डी बी सी की बात करें, ये दोनों बराबर है जी। क्यों है जी, इट मीन्स ऑल्टर नेट एंगल होने की वजह से बराबर है जी। ठीक है ना, तो कितना होगा, यानी कि जो एंगल जो डी बी सी होगा जी वो भी कितने का होगा, 38 डिग्री का ही होगा जी। बस यही आंसर था जी आपका, 38 डिग्री आंसर था जी आपका, सी पार्ट आपका आंसर बन जाता है। क्लियर हो गया जी, चलिए आगे बढ़ जाओ जी। आगे हमारे पास क्या कहते हैं
यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को ₹390 पर बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना होगा जी। ठीक है, क्वेश्चन हमने लिया जी यूपी टेट के 18 नवंबर 2018 से लिया जी, मैथ्स पेपर 1 से लिया है। देखिए हम इसमें आपको मैथ्स पेपर 1 और मैथ्स पेपर 2 दोनों की कंबाइंड तैयारी करा रहे हैं। अगर आप मैथ्स पेपर 1 के स्टूडेंट हैं यानी कि पेपर दे रहे हैं या मैथ्स पेपर 2 से दे रहे हैं, आप दोनों को एक ही वीडियो से इसकी तैयारी कर सकते हैं। चलिए जी, ये कहता है हमारे पास कि यदि किसी दुकानदार को एक वस्तु को 390 पर बेचने पर 20% का लाभ होता है तो वस्तु का क्रय मूल्य बताइए जी। ठीक है, देखो जी फॉर्मूला हमारे पास में ये यानी क्या क्या दे रखा है वो तो यहाँ पर दे रखा है कि जो गिवन है उसके लिए फॉर्मूला हमारे पास ये लगता है जी। अगर कॉस्ट प्राइस प्रॉफिट परसेंटेज गिवन हो तो सेलिंग प्राइस के लिए फॉर्मूला होता है 100 प्लस प्रॉफिट परसेंटेज अपन 100 इंटू CP। और अगर आपको कॉस्ट प्राइस और लॉस परसेंटेज गिवन हो तो सेलिंग प्राइस निकाल लीजिएगा 100 माइनस लॉस परसेंट अपन 100 इंटू CP थे। दोनों फॉर्मूले से आप कोई सा भी वैल्यू निकाल सकते हैं। अब जी यहाँ पर क्या क्या दे रखा है, यहाँ पर सेलिंग प्राइस दे रखा है, एक तो सेलिंग प्राइस 390 रुपये दे रखा है। ठीक है, और यहाँ पर क्या देखा आपको प्रॉफिट कितना हुआ उसका परसेंटेज दिखा रखा है जी, कितना 20% का प्रॉफिट हुआ जी आपको। ठीक है, आपको कॉस्ट प्राइस निकालना है जी, CP निकालना। अगर इसी में देखें तो कॉस्ट प्राइस कैसे निकलेंगे, फॉर्मूला तो सेलिंग प्राइस का, कॉस्ट प्राइस निकाले जी। कॉस्ट प्राइस का फॉर्मूला ये होता है जी कि भाई जो हमारे पास में सेलिंग प्राइस आया, ठीक है, उसमें 100 की तो कर दो मल्टीप्लाई ऐसे और डिवाइड, नीचे क्या दिखा रखा हमारे पास में ये जो 100 है, ठीक है, 100 प्लस कितना प्रॉफिट हुआ आपको, कितना आपको प्रॉफिट हुआ है परसेंट में, उसको आप इसमें जोड़ दीजिएगा। देखिए कॉस्ट प्राइस हम निकाल रहे हैं, ये तो हो गया जी 390 रुपये। ठीक है, गुना इसमें कर दीजिए 100 जी। ठीक है, और नीचे कर दीजिए 100 में 20% का प्रॉफिट हुआ, ये रहा 100 और 20 जोड़ेंगे तो 120 हो जाएगा जी। 120 हो गया जी, 0 से 0 काट लीजिएगी, 2 से काट लीजिए, 2 से 6 बार कटता है ये, 2 से नहीं काटे 3 से काटो जी, 3 से 4 बार कट जाएगा ये, 3 चौक 12 होता है ना। ठीक है, 3 से काट ली, 3 से 1 बार, 3 से 3 3 9, 4 से काट लो जी, 25 बार कट जाएगा 100, 25 चौका 100 होता है जी। तो कॉस्ट प्राइस जी कितना आ गया आपका 13 गुना 25 आ गया जी। 13 गुना कितना आ गया 25 आ गया। 13 की 25 की मल्टीप्लाई कर दीजिए 325 होता है। कॉस्ट प्राइस जो है कितना 325 रुपये निकल के आ गया आपका आंसर जी। ठीक है, ये आपका आंसर बन गया जी। 325 रुपये कहाँ चला गया जी, डी पार्ट के साथ चला गया, डी पार्ट आपका आंसर बन गया जी। क्लियर, आई होप दैट सभी बहनों भैया को क्वेश्चन जो है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ जी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं जी, ये कहता है यदि किसी कस्बे की जनसंख्या जो है 60,000 से बढ़ाकर हमने क्या कर दी 65,000 कर दी। 60,000 से बढ़ाकर क्या कर दी हमने 65,000 कर दी। ठीक है, तो जनसंख्या में वृद्धि का प्रतिशत निकालिए। ये क्वेश्चन जो है 2018 में आया जी, 18 नवंबर 2018 यूपी टेट में, और मैथ्स पेपर 1 से पूछा गया था ये। ठीक है, तो यहाँ पर हम जनसंख्या में वृद्धि निकाल लेते हैं। जो हमारे पास जनसंख्या में जो वृद्धि हुई वो कितनी हुई जी, जनसंख्या में वृद्धि निकालनी है जी। तो पहले कितनी थी जी 65,000 हो गई अब ये, और ये पहले थी 60,000। ठीक है जी, तो कितनी वृद्धि हो गई जी 5,000 की वृद्धि हो गई। ठीक है, हमें क्या चाहिए जनसंख्या में वृद्धि प्रतिशत चाहिए जी। हमें जो जनसंख्या है, जनसंख्या में हमें क्या चाहिए जी वृद्धि प्रतिशत चाहिए, वृद्धि प्रतिशत चाहिए जी। ठीक है, कैसे निकालते हैं जी, अब कितनी जनसंख्या में वृद्धि हुई जी 5,000 की। ठीक है, टोटल पहले कितनी थी जी वो 60,000 थी, गुना क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। ठीक है जी, 1 2 3 1 2 3 तो यहाँ से गया जी। ठीक है, 1 0 यहाँ से काट दो जी। ठीक है, 2 से काट लो, 2 से 3 बार। ठीक है, और 2 से 5 बार। कितना बन गया जी 25/3 आ गया जी, 25/3%। और अगर 25 को आप 3 से डिवाइड कर दो ऐसे तो 3 8 24 होता है जी, 1 बच गया जी आपके पास में। तो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं जी, कितना क्या लिखेंगे, लिखेंगे 8 सही 1/3%। ये वृद्धि हो गई जी आपकी एक्चुअल में, ये प्रतिशत वृद्धि हो गई जी। ये आपकी जो प्रतिशत वृद्धि थी जनसंख्या में, प्रतिशत वृद्धि जो थी वो ये निकल के आ गई 8 सही 1/3% थी। देखो ये आंसर चला गया आपका 8 सही 1/3 यानी कि बी पार्ट के साथ में, तो बी आपका जी राइट आंसर हो गया। क्लियर जी, आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन ये कहता है जी हमने यूपी टेट के 2 फरवरी 2016 से लिया है और मैथ्स पेपर 2 से लिया जी।
ठीक है, क्या कह रहा है जी, ये कह रहा है आर्थ रूट है, ये क्या है ना आर्थ रूट, ये जो आर लगा ना आर्थ रूट है 9 की पावर आर प्लस 1/4 है, और ये अंडर रूट फिर लगा हुआ है 3.3 की पावर माइनस आर है जी, नीचे जो है 3.√3 की माइनस आर इजकल टू एम है। हम पहले इस आर्थ रूट को हटाते हैं जी, इस आर्थ रूट को हटाएंगे तो कुछ ऐसा खेल बनेगा जी आपके सामने। देखो इसको खोल लेते हैं तो ये कितना बनता है जी, 9 की पावर कितना आर बन गया जी, ठीक है, और मल्टीप्लाई में 9 की पावर ये कितना बन जाएगी 1/4 बन जाएगा जी, ठीक है। अच्छा अब इसको और देखें तो मल्टीप्लाई में 3 की पावर तो 1/2 यहाँ से बन गया जी, और मल्टीप्लाई 3 की पावर कितना माइनस की r/2 यहाँ से बन गया जी। अभी हम आर्थ रूट हटा दिए हमने, और इसको ऐसे लिखेंगे जी 3 तो ये है ही, मल्टीप्लाई r की पावर माइनस का कितना, थोड़ी 3 की पावर जो है माइनस की कितनी बन जाती है जी, r/2 बन जाती है, और ये इजकल टू m की पावर r में कन्वर्ट हो जाएगा जी। देखो 3 की पावर r/2 यहाँ भी है, यहाँ भी दोनों काट दो जी, कट गया जी। अच्छा 9 की पावर आर तो यहाँ रह गया, इसे क्या लिख सकते हैं जी, 3 की पावर 2 लिख सकते हैं, और इसके बाद 1/2 हो रहा है, 1/4 हो रहा है जी यहाँ पे, मल्टीप्लाई 3 की पावर 1/2 यहाँ से आ गया जी, अपॉन में कितना जी 3 है, इजकल टू m की पावर r, ऐसे कन्वर्ट हो गया जी। अब इसे काटेंगे 2 दूना 4 होता है, मतलब 9 की पावर r तो ये हो गया जी, और 3 का पावर 1/2 आधा तो यहाँ हो गया, और 3 की पावर 1/2 आधा यहाँ हो गया, अब बटे 3 दे रखा तो आधा आधा मिलकर 1 कट गया जी, ठीक है, m की पावर r बन गया। तो हमें क्या होगा 9 की पावर r इजकल टू m की पावर r, अगर कंपेयर करें तो 9 बराबर कितना आ गया m आ गया, ठीक है, तो m की वैल्यू कितनी आ गई जी 9 आ गई आपकी, ठीक है, ये आपका आंसर बन गया जी। m की वैल्यू 9, तो m की वैल्यू को आप कितना 3 की पावर 2 लिख सकते हैं जी, 3 की पावर 2 दैट इज योर आंसर, 3 की पावर 2 दैट इज बी पार्ट इज योर आंसर, दैट इज 3 की पावर 2 इज योर राइट आंसर। क्लियर हुआ, चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहता है जी, ये क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास में यदि किसी समकोण समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप जो है वो कितना 4√2 + 4 सेंटीमीटर है, तो उसके कर्ण की लंबाई कितनी होगी। यानी हम समकोण भी कह रहे हैं जी और समद्विबाहु त्रिभुज भी कह रहे हैं, ठीक है। देखिए क्वेश्चन जो है यूपी टेट के 2 फरवरी 2016 से लिया गया है, और ये क्वेश्चन जो है मैथ्स पेपर 2 से संबंधित है। अगर ये समकोण के साथ साथ समद्विबाहु भी हैं तो हमने ये, क्योंकि समद्विबाहु है तो इन दोनों साइडें जो हैं वो क्या होंगी, बराबर होंगी, और ये वैल्यू कितनी बन जाएगी जी a√2 में कन्वर्ट हो जाएगी, क्योंकि दोनों का स्क्वायर करेंगे तो इसका पाइथागोरस लगाएंगे तो a√2 निकल आएगा। क्वेश्चन के हिसाब से देखिए क्या कहता है, ठीक है। जो त्रिभुज का यानी कि जो परिमाप है हमारे पास में, यानी समबाहु त्रिभुज का जो हमारे पास में त्रिभुज है, त्रिभुज का जो परिमाप है जी कितना होगा, सभी साइडों का क्या होता है टोटल होता है, यानी कि जैसे कि AB + BC + CA होगा, ठीक है, यानी A कितना हो जाएगा है √2a या a√2 हो जाएगा ऐसे, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या, ये क्या चीज़ है, ये है 4√2 + 4, ठीक है, ये क्या बन गया 2a + a√2, ये ऐसे बन गया जी, ठीक है। इसमें से 4 कॉमन लो, इसमें से इसे ऐसा भी लिख सकते हैं जी कि √2 × √2, ठीक है, और यहाँ कितना a बन गया प्लस का a√2, ऐसा भी लिख सकते हैं जिसको। इसमें से 4 कॉमन ले लो जी, कितना बन गया √2 + 1 बन गया जी इधर, ठीक है, इजिकल टू। इसमें से आप क्या क्या कॉमन ले सकते हैं, देखो इसमें से आप a भी कॉमन ले सकते हैं और √2 भी कॉमन ले सकते हैं, तो यहाँ से क्या बन जाएगा जी √2 प्लस यहाँ से क्या 1 बन गया जी, यहाँ से ये पूरा इससे कट गया जी, क्या बन गया जी a√2 बराबर क्या 4 बन गया, ठीक है। अगर हम a निकालना चाहें तो 4/√2 बन जाएगा जी, ठीक है। यहाँ से ऊपर नीचे √2 कीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, ऐसे कर दिया जी। ये क्या बन गया कि 4√2 अपॉन क्या बन गया जी 2 बन गया, 2 से काटो को 2 जब 4 हो गया जी, ठीक है। तो हमारे पास में हाँ ये बन गया जी आपके पास में। तो ये किसकी वैल्यू निकल रही है जी, a की वैल्यू निकल रही है, 2√2 a की वैल्यू निकल रही है। अभी a की वैल्यू निकल के आई है जी आपके। हमें क्या चाहिए, हमें कर्ण की लंबाई चाहिए। कर्ण क्या है जी हमारा, कर्ण क्या है, कर्ण की लंबाई क्या है, कर्ण की अगर लंबाई की बात करें तो वो है जी हमारे पास में a√2, ठीक है। एक आंसर निकला है जी 2√2, ठीक है, और मल्टीप्लाई बाई फिर √2 एक और आ गया जी, ठीक है। तो कितना आ गया 2 दूना 4, ये 2 गुना 2 जो हो गया वो कितना आ गया जी 4 सेंटीमीटर आपका क्या बन गया जी आंसर बन गया, ठीक है जी। ये चला गया जी ए पार्ट के साथ में और ये बन गया क्या जी आपका राइट आंसर। क्लियर हो गया, ठीक है दोस्तों। वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों में बहनों भाइयों में शेयर करना ना भूलें।
चैनल आपका अपना है, स्टारडाट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपका अपना चैनल है, स्टारडाट क्लासेस स्क्रॉलिंग में चल रहा है, स्टारडाट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जी सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं जी। ये कहता है जी एक घनाभ की कोरें ए बी सी है। घनाभ जो है हमारे पास में, घनाभ यानी क्यूबॉइड की बात कर रहा है जी। क्यूबॉइड की जो सारी कोरें हैं यानी कि जो उसकी भुजाएं हैं वो ए बी सी है, लेंथ ब्रेथ और हाइट की बात कर रहा है जी। इसका आयतन v घन इकाई और संपूर्ण पृष्ठ जो है s वर्ग इकाई है जी। 1/v को पूछ रहा है जी, क्या होगा। देखो जी, हम जानते हैं जो वॉल्यूम होता है, वॉल्यूम ऑफ जो क्यूबॉइड होता है, वॉल्यूम जो होता है a मल्टीप्लाई बाई b मल्टीप्लाई बाई c होता है, ठीक है, ये वॉल्यूम होता है। और जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ, अगर हम क्यूबॉइड की बात करें, क्यूबॉइड की बात करें जी, जो हो कैपिटल एस से रिप्रेजेंट कर लेते हैं इसको, इजिकल टू के दुगुना ऑफ कितना होता है जी, ए बी होता है प्लस ऑफ बी सी होता है प्लस ऑफ कितना सी होता है, ऐसे होता है अगर ए बी सी हमारी भी साइड होती हैं तो, ठीक है। तो ये हमसे 1/v पूछ रहा है जी। 1/v का मतलब हो गया जी हमारे पास में 1 बटा कितना ए बी और सी, ऐसे हो गया जी। हम क्या करते हैं जी, इसमें ऊपर नीचे जी 1 यानी लेफ्ट साइड में, लेफ्ट हैंड साइड की बात करें, ऊपर नीचे कैपिटल एस से जी मल्टीप्लाई कर देते हैं ऐसे, ऐसे क्या कैपिटल मतलब हमारा मतलब जी इससे टोटल सरफेस एरिया से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, ठीक है। अब ऊपर वाला जो टोटल सरफेस एरिया वो तो ये बन गया दुगुना ऑफ कितना है ए बी प्लस हो बन गया जी बी सी प्लस बन गया जी सी, ये तो ऊपर का बन गया। नीचे क्या हो गया जी, नीचे एस को ऐसे बाहर रख लेते हैं और इसके मल्टीप्लाई में जी क्या है ए बी सी है। अब इसमें क्या करें 1/v लेते हैं जी, इधर 2/s तो ये बाहर कर देते हैं ऐसे, अंदर क्या करते हैं जी, देखो ए बी के नीचे कर लेते हैं जी ए बी सी ऐसे, प्लस इधर जी बी सी लिया हमने, इसके नीचे भी हमने क्या कर लिया जी ए बी सी कर लिया, प्लस यहाँ पे हमने सी ए लिया, इसके नीचे भी हमने क्या कर लिया जी ए बी सी कर लिया, ऐसे कर लिया जी, ठीक है। इस प्रकार से हमने सबको डिवाइड कर लिया जी। अब यहाँ से क्या हुआ, ए और बी कट जाएंगे ये दोनों, ठीक है। ऐसे बी और सी कट जाएंगे, बी और सी कट गया आपके, ऐसे सी और ए कट गया जी, सी और ए कट गया ऐसे। तो क्या बचा जी कि दुगना अपॉन एस, क्या बचा 1/c प्लस ऐसे कितना 1/ कितना a प्लस कितना बना 1/ क्या जी b बच गया ऐसे। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं जी कि दुगना ऑफ s जो है जी वो ऐसे लिखा जाएगा 1/a प्लस कितना 1/b प्लस कितना हो गया 1/c, इस प्रकार से जी, ठीक है। तो ये हमारे पास में किसके इक्वल आ गया जी 1/v बराबर आ गया। 1/v जो है वो 2/s हो गया, ठीक है, 2 कितना हो गया s हो गया, 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c है। तो 1/e कहाँ चला गया जी, ये आंसर बन गया जी आपका, आंसर बन गया। तो इसका मतलब ये चला गया बी पार्ट के साथ में, दैट इज बी इज योर राइट आंसर बन जाता है। 2/s 1/a प्लस 1/b प्लस 1/c हमारा 1/v के इक्वल आ गया जी। तो ये आपका जो राइट आंसर बन जाता है, ठीक है जी, बी पार्ट आपका राइट आंसर बन जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, हाँ जी, अगला क्वेश्चन हमारे पास में कुछ इस प्रकार से है कि वृत्ताकार पार्क बनाने का प्रस्ताव किया जाता है। एक वृत्ताकार पार्क है, उसको बनाने का प्रस्ताव किया जाता है, जिसका क्षेत्रफल क्रम से कितना है, जिसका क्षेत्रफल क्रम से 16 मीटर और 12 मीटर व्यास के दो वृत्ताकार पार्क के क्षेत्रफलों के योग के बराबर है। यानी ये हमारे पास में अगर पहला हमारे पास में वृत्त बना हुआ है, एक ये दूसरा वृत्त बना हुआ है, इसका जो व्यास है वो हम कह दें कि ये हमारे पास में कितना 16 मीटर का है, और इसका जो व्यास है वो हम ये कह दें कि ये हमारे पास कितना है, ये 12 मीटर का है, ठीक है। तो इसका जो रेडियस बन जाएगा, जो उसका R1 बन जाएगा हमारे पास में, जिसके R1 की हम बात कर रहे हैं, तो उसका रेडियस बन जाएगा यहाँ से कितना, ये बन जाएगा 8 मीटर, सॉरी मीटर में दिया ना, तो ये तो 8 मीटर बन गया यहाँ से यहाँ तक, और ये बन जाएगा हमारा 6 मीटर, क्योंकि ये मीटर में दिया है दोनों को दोनों। इसका एरिया मान लेते हैं A1 होता है, इसका एरिया मान लिया A2 हो गया, इसका कैपिटल एरिया, ये कैपिटल A बन गया हमारे पास में, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, सॉल्यूशन कर लेते हैं इसको इस प्रकार से। क्या बन गया कि कैपिटल A जो है वो क्या होता है, A1 प्लस ऑफ कितना होता है, A2 होता है। ये कैपिटल A जो होता है, क्यों कैपिटल A की बात कर रहा है, तो ये पाई कैपिटल R स्क्वायर से रिप्रेजेंट हो जाएगा, ये पाई ऑफ R1 स्क्वायर से रिप्रेजेंट हो जाएगा, ये पाई ऑफ R2 स्क्वायर से रिप्रेजेंट हो जाएगा। यहाँ से पाई कॉमन ले लेंगे जी, पाई कैपिटल R स्क्वायर जो होता है, पाई यहाँ से कॉमन आ गया, R1 स्क्वायर प्लस ऑफ R2 स्क्वायर बन जाए, पाई से पाई क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है,
ठीक है जी। तो ये आर स्क्वायर जो बन जाता है ये R1 स्क्वायर बन जाता है प्लस ऑफ R2 स्क्वायर बन जाता है। R1 हमने निकाल लिया जी, R1 जो निकला यहाँ से, R1 की जो वैल्यू निकली ये वाली, ये बन गई थी 8 मीटर, और जो R2 की वैल्यू निकली थी वो बन गई थी 6 मीटर। ठीक है, तो कैपिटल R स्क्वायर मतलब ये जो बन गया वो तो 8 का स्क्वायर बन गया जी, ऐसे प्लस ऑफ कितना बन गया, ये बन गया जी 6 का स्क्वायर। ठीक है, इसे कहते हैं 64 हो जाएगा, ये कह लेंगे 36 हो जाएगा। इनको दोनों को टोटल कर ले तो ये 100 होता है ये। ठीक है, ये R स्क्वायर 100 आ गया, R की वैल्यू निकाल ले तो √100 हो जाती है, √100 का मतलब होता है 10, यानी कि इस तरह से 10 मीटर ये आ गया। R क्या चीज़ है, R ही अर्धव्यास है, क्योंकि कहते हैं अर्धव्यास बताइए, अर्धव्यास का मतलब रेडियस होता है। तो जो हमारे पास में अर्धव्यास निकल के आ गया, अर्धव्यास मतलब रेडियस ही होता है, R जो होता है वो कितना हो गया हमारा 10 मीटर निकल के आ गया। यही हमारा क्या बन जाता है, आंसर बन जाता है। और ये हमारा आंसर जो है चला गया ए पार्ट के साथ में, और ए हमारा यहाँ पे राइट आंसर बन जाता है जी। क्लियर हो गया जी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हमने लिया था 19 दिसंबर 2016 से लिया था जी, मैथ्स पेपर 2 से। चलिए अगला क्वेश्चन 15वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 15 क्वेश्चन क्या कहता है जी, ये कहता है समांतर चतुर्भुज ABC के विकर्ण AC और BD एक दूसरे को बिंदु O पर काटते हैं जी। DAC का आंसर 32 है और AOB का आंसर 70 है, और एंगल आपको DBC का मान बताना। ये क्वेश्चन जो है पहले भी आ चुका है, जिससे पहले अभी सोल्व करवाया था आपको। ठीक है, लेकिन ये 2016 में भी क्वेश्चन एज इट इज़ का एज इट इज़ ही पूछा गया था। ठीक है, उसमें थोड़ा सा हम फिर बताते हैं। देखो ये क्योंकि ये समांतर चतुर्भुज है तो ये आमने सामने की भुजाएं तो आपस में पैरेलल होंगी ही। ठीक है, ये भुजाएं तो पैरेलल हैं ही आपकी, कि इन पैरेललोग्राम कितना AB, अगर CD की बात करते हैं तो ये हमारा जो AD है पैरेलल टू हमारे पास BC हो जाएगा, और ऐसे ही हम और बात करें तो AB की तो ये पैरेलल टू हमारा DC हो जाता है। ठीक है, ये एंगल 32 है, कौन सा, DAC की बात करें, DAC 32 है ये वाला, तो ये भी 32 हुआ क्योंकि ये ऑल्टरनेट एंगल है। ठीक है, अच्छा ये 70 है तो ये कितना बाई लीनियर पेयर से 110 का निकल के आ जाएगा। ठीक है, ये 38 का निकल के आ जाएगा, क्योंकि ये हमने आपको बताया था इन ट्राइंगल ऑफ, अगर हम BOC की बात करें तो ये कितना हो जाएगा जी 32, तो ये हो गया, प्लस कितना हो गया 110 यहाँ से निकल के आ गया, प्लस एंगल इसको अगर मान लेते हैं x मान ले छोटा सा, तो ये x इक्वल टू 180 हो जाएगा। जिस प्रकार से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 180 में से क्या कर देंगे, ये 142 उधर जाके माइनस हो जाएगी। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 38 डिग्री आ गई जी। ठीक है, x निकला 38, हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए DBC, D हमारे पास ये रहा, B हमारे पास ये रहा, C हमारे पास ये निकल के आ गया जी हमारा एंगल 8 में से जो DBC है वो कितने का हो गया जी, 38 डिग्री का हो गया। बस यही हमारा आंसर था जी। रिपीट हुआ जी क्वेश्चन एक्चुअल में है, अच्छा क्वेश्चन है, रिपीट हुआ एक्चुअल में। तो ये C क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन, C पार्ट इसका राइट आंसर बन जाता है। 38 डिग्री जो है इसका राइट आंसर बन गया जी। ठीक है, चलिए जी आगे चलते हैं। हाँ, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है जी एक्चुअल में कि एक कोण का संपूरक कोण उसके कोटिपूरक कोण का 3 गुना है। संपूरक कोण की और कोटिपूरक कोण का 3 गुना बता रहा जी। ठीक है, अब मान लिया जिस कोण की बात कर रहा है, मान लिया जो एंगल है कोण है, अगर वो कोण जो हमारे पास में x होता हो। ठीक है, तो कोटिपूरक कोण की बात करें, अगर हम कोटिपूरक कोण की बात करें, कोटिपूरक से मतलब है जी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो हो जाएगा जो 90 - x हो जाएगा, 90 - x की बात कर रहे हैं। अच्छा, अगर संपूरक की बात कर रहे हैं, अगर हम क्या कहते हैं संपूरक कोण की बात करें, संपूरक कोण से बड़ा मतलब है जी सप्लीमेंट्री एंगल की बात कर रहे हैं। सप्लीमेंट्री मतलब 180 - x हो जाएगा जी। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या है जी, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमारे पास ये वैल्यू बना हुआ है कि जो 180 - x है, ये वाला ये जो डिग्री बना 180 - x जो है वो इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा 90 - x के जी, ऐसे हो जाएगा जी। तो इस प्रकार से हम लिख दें जी 180 माइनस जो x है वो कितना हो जाएगा, 9 × 27 270 डिग्री माइनस ऑफ 3x हो जाएगा, 3x उधर जाएगा है, और ये 180 इधर आएगा, तो 3 इधर जाएगा कितना बन जाएगा, 3x प्लस के हो गया माइनस का x हो गया, इधर 270 में से 180 माइनस कर लीजिएगा जी। ठीक है, ये कितना बन गया जी 2x बन जाता है, ये माइनस कर लेंगे इसमें से कितना बन जाएगा 90 बन जाएगा। ठीक है, 90 कर लीजिए, x हमें फाइंड करना है जी, कितना हो गया 90/2 कर लिया जी, 90 2 काटेगा 45 बार जी 45। x की वैल्यू कितनी आ गई जी, x की वैल्यू आ गई 45 डिग्री। ठीक है, तो वो कोण कौन सा है, वो कोण कितना 45 डिग्री का है जी। 45 डिग्री आपका जी क्या बन गया, आंसर बन गया जी। कहाँ चला गया जी, सी पार्ट के साथ, सी आपका जी राइट आंसर बन जाता है। क्लियर हो दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा हो तो
जो हम पढ़ा रहे हैं वो आपको समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में, बहनों भाइयों में शेयर करना ना भूलें। ठीक है, चैनल आपका अपना है स्टारड क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है, स्क्रॉलिंग हो रहा है, स्टारड क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है। चैनल को आप क्या कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कहते हैं, एक आयताकार पार्क है, 45 मीटर तो लंबा है जी, 30 मीटर चौड़ा है जी। पार्क के बाहर चारों ओर 2.5 मीटर चौड़ा एक रास्ता बनाना है जी। ठीक है, रास्ते का क्षेत्रफल बताइए क्या होगा। देखो ये हमारे पास फिलहाल जो अंदर का है, ये लेंथ हो गई 45 और ये ब्रेथ हो गई हमारे पास कितनी, ये ब्रेथ हो गई 30 मीटर जी। और ये इतना चौड़ा रास्ता है जी, यहाँ से यहाँ तक ये कितना 2.5 मीटर का चौड़ा है जी। ठीक है, इसे ये इतनी विड्थ इतना चौड़ा डब्लू मान लो जी, इसको डब्लू मान लो जी। ये लेंथ हो गया, ये ब्रेथ हो गया, विड्थ यानी जो चौड़ाई है डब्लू, इसको डब्लू मान लेते हैं। तो डब्लू बराबर कितना हो गया जी, डब्लू बराबर होगा 2.5 मीटर के हो गया जी। ठीक है, लेंथ बन गई जी हमारे पास में कितनी 45 मीटर बन गई। ठीक है जी, जो ब्रेथ बन गया वो बन गया हमारे पास जी 30 मीटर। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला है जी, रास्ते का क्षेत्रफल निकालना। अगर आपको ऐसा क्वेश्चन आ जाए और उससे पूछे रास्ता बताइए, तो रास्ते का क्षेत्रफल निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला है जी। ठीक है, कहीं भी क्वेश्चन आ जाए तो इस प्रकार से लगा दीजिए जी, कितना दुगना ऑफ डब्लू, डब्लू से मतलब जी वो चौड़ाई जिसकी वो बात कर रहा है जी, 2 से 2.5 मीटर चौड़ाई है ना जी, उसे लगा लेंगे, प्लस लेंथ प्लस ब्रेथ कर दीजिए और प्लस दुगना ऑफ डब्लू इसमें जोड़ दीजिए। तो ये हमारे रास्ते का क्षेत्रफल निकलेगा जी। कैसे निकलेगा, दुगना ऑफ डब्लू से मतलब कितनी चौड़ाई थी जी उसकी 2.5 की थी। ठीक है जी, लेंथ कितनी है हमारी, लेंथ थी हमारी पहले 45 मीटर की जी, 45 प्लस कितनी ब्रेथ कितनी थी जी मेरे 30 मीटर थी, गुना 2 गुना क्या डब्लू कर दीजिए इसमें 2.5 हो गया जी। ठीक है, देखो 2.5 में 5 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 बन गया है। तो ठीक है, 45 और 30 75 तो ये हो गई जी, 75 ये हो गई जी, और 5 और जुड़ गई जिसमें कितने हो गए जी, 5 में हमने 80 जोड़ दिया जी, 8 पंजे 40, क्योंकि ये मीटर में निकल रहा है, मीटर स्क्वायर में निकलेगा जी। 8 पंजे 40 कितना बन गया जी, 400 मीटर स्क्वायर। तो रास्ते का क्षेत्रफल निकल के आ गया जी इतने मीटर स्क्वायर। अगर कोई क्वेश्चन इस प्रकार से आता है जी तो आप इस फॉर्मूले का डायरेक्ट यूज़ कर लीजिएगा जी, ये शॉर्टकट है जी। रास्ते का क्षेत्रफल निकालना, दुगना ऑफ डब्लू एल प्लस बी इंटू दुगना ऑफ डब्लू का, डब्लू मतलब वो होगा जो जितना रास्ता ही चौड़ा बोल रहा है उसे डब्लू मान लेगा जी। आंसर निकलेगा जी 400 मीटर, आपका मीटर 400 मीटर स्क्वायर। ये आपका जी क्या बन गया, राइट आंसर बन जाता है जी। ठीक है जी, चलिए आगे बढ़ते हैं जी। हाँ जी, अगला क्वेश्चन क्या कह रहे हैं जी, अगला क्वेश्चन ये कह रहा है कि संलग्न चित्र में रेखाखंड एक्स वाई है जी। ठीक है, ट्रायंगल एबीसी की एक भुजा जो है एसी के समांतर है और ट्रायंगल एबीसी को 2 बराबर क्षेत्रफल वाले भागों में विभाजित करती है। ए एक्स और ए बी का अनुपात बताइए जी क्या होगा। देखिए ये लाइन जो है आपस में ये पैरेलल है। ठीक है, ये लाइन पैरेलल है आपस में। ठीक है, अच्छा अब ये कहता है कि ये इसको बराबर भागों में, ये जो हमारे पास एरिया है और ये जो एरिया है दोनों कैसे एरिया हमारे पास कितने होंगे, बराबर होंगे। यानी कि यहाँ पर जो गिवन पार्ट है उसके अकॉर्डिंग हम चलेंगे। उससे पहले एक थ्योरम की बात कर लें। ये थ्योरम में कहते हैं कि 2 समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। यानी अगर हमें ट्रायंगल जैसे एक ABC दिखा रखा हो, दूसरा हमें DF दिखा रखा हो, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC और एरिया ऑफ ट्रायंगल DEF जो होता है वो कितना हो जी, ऐसे AB साइड इसकी ले लेंगे AB, और ये हमारे पास कितनी है D, AB का स्क्वायर अपॉन DE का स्क्वायर, ऐसे BC का स्क्वायर अपॉन कितना EF का स्क्वायर, ऐसे AC का स्क्वायर अपॉन कितना होगा DF का स्क्वायर, ऐसा ले लेंगे जी। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होता है, ये थ्योरम होती है। इस थ्योरम का हम यूज कर लेंगे जी। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, यानी ये जो इसका एरिया है ये वाला, ये जो एरिया कितना कह रहा है, ट्रायंगल BXY जो है जी हमारे पास में, ट्रायंगल जो या XYB कह लीजिए या BXY कह लीजिए, इसका जो क्षेत्रफल है और वो चतुर्भुज दिखा रखा है AXY और C, ये दोनों आपस में कैसे हैं, बराबर है। क्षेत्रफल कितने बराबर हैं। और ये क्या चीज़ है जी ऊपर वाला, ये जो क्या चीज़ है, ये आधा पार्ट है। यानी कि हम ऐसे कह सकते हैं, जब हम इसको सॉल्यूशन करेंगे तो ये भी कह देंगे हमारे पास में कि जो ट्रायंगल हमारे पास दिखा रखा है कौन सा, XYB का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, वो बराबर होगा 1/2, 1/2 हाफ हो जाएगा ऑफ ट्रायंगल ABC का क्षेत्रफल के, यानी पूरा जो क्षेत्रफल है ABC का आधा होगा। ठीक है, तो यहाँ से हम दिखा देंगे जो ट्रायंगल हमारे पास में XYB का क्षेत्रफल होगा, ठीक है जी, अपॉन कितना, ट्रायंगल ABC का जो क्षेत्रफल होगा, ठीक है, वो बराबर 1/2 हो जाएगा जी। यहाँ तक बात समझ गई जी। अच्छा अब ये जो साइड है जी हमारा XYB, इसमें ये साइड आ रही है,
और पूरे में आ रही है पूरी साइड ए बी। तो एक्स वाई बी का मतलब हमारे पास में जो एक्स बी ये जो है एक्स बी का जो स्क्वायर होगा और नीचे कितना, क्योंकि ये दोनों साइड अगर एरिया हमारे पास में कहते हैं क्षेत्रफल का अनुपात उनकी संगत भुजाओं के वर्गों के अनुपात के बराबर होता है। तो इसकी भुजाएं कौन सी है, इसकी है एक्स बी और उस वाले की है पूरी ए बी। तो ये कितना हो गया, ये हो गया ए बी का स्क्वायर बराबर 1/2 हो गया। ठीक है जी। अगर इसमें से हम रूट हटा दें तो एक्स बी बटे ए बी, ये जी 1 बटा क्या बन जाएगा जी, √2 बन जाएगा ऐसे। अब क्या कर दीजिए, दोनों तरफ क्या है 1 माइनस कर दो जी, कहते 1 माइनस ऑफ एक्स बी बटे ए बी ऐसे कर लो जी, इजिकल टू 1 माइनस 1/√2 कर लो जी ऐसे। जब आप इसे एलसीएम लोगे जी तो ये मिलेगा कि ए बी, तो यहाँ से आ गया, यहाँ बन गया जी ए बी माइनस ऑफ एक्स बी ऐसे बन गया जी, इजिकल टू √2, यहाँ से एलसीएम आ गया जी, क्या बन गया जी √2 - 1 बन गया जी। यहाँ तक बात समझ आ गई जी। अब देखो जी ए बी पूरा है, उसमें से आप क्या कर रहे हैं जी, उसमें से आपने ये एक्स भी घटाया तो कितना रह गया जी आपके पास में, ये रह गया जी, क्योंकि हमें तो ए एक्स और ए बी का अनुपात चाहिए जी। तो ये कितना रह गया जी, यहाँ से ए एक्स रह गया, नीचे कितना रह गया जी ए बी आ गया, इजकल टू ये बन गया √2 - 1/√2। √2 - 1/√2 को सोल्व करने के लिए जी हम क्या करते हैं, ऊपर नीचे √2 की क्या करते हैं मल्टीप्लाई, नीचे रूट में नहीं रहना चाहिए जी, नंबर बनाना डिनोमीटर में कोई। तो √2 गया अंदर जी, क्या बन गया 2 माइनस, ये क्या बन गया √2 बटे क्या बन गया जी 2, 2 माइनस √2 बटे 2, यानी कि अगर हम ए एक्स रेशो ए बी लिखे जी ऐसे, तो हम क्या लिखेंगे जी 2 माइनस √2 और रेशो हम ऐसे 2 लिखेंगे जी, ये हमारा आंसर बन जाएगा जी। तो ये हमारा आंसर जी कहाँ 2 माइनस √2 तो ये ना जी रेशो 2, यानी बी पार्ट आपका जी आंसर बन जाएगा जी। क्लियर होगा जी। ठीक है, 18 क्वेश्चन जी इस प्रकार से सोल्व होना था। चलो जी आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन 19वां क्वेश्चन है जी, किसी त्रिभुज की भुजाएं क्रम से कितनी 35 सेंटीमीटर हैं जी, 54 सेंटीमीटर और 61 सेंटीमीटर। ये भुजाएं जो है जैसे दिखा रखी है, एक तो ये तो हो गई जी 35 सेंटीमीटर, ये होगी जी ये 54 सेंटीमीटर हो गई, ये होगी जी 61 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसके सबसे बड़े शीर्ष लंब, सबसे बड़ा शीर्ष लंब कैसे खींचते हैं जी, देखो जी क्या होता है कि जो सबसे छोटी भुजा होती है, जैसे इसमें सबसे छोटी भुजा जी 35 है जी, तो सबसे छोटी भुजा के सामने जो वर्टेक्स है, यानी जैसे ए वर्टेक्स है तो उसके सामने से खींचा गया जो लंब होता है जी वो सबसे बड़ा लंब होता है। ठीक है, सबसे छोटी भुजा अर्थात उसके सम्मुख शीर्ष से खींचा गया लंब सबसे बड़ा शीर्ष लंब होता है जी। ठीक है ना। अच्छा, अगर हम इसमें छोटा सा ये लेट कर लेंगे, सी डी, यहाँ से सी डी जो है इतना छोटा सा ही एक्स है भाई, हमने ये सॉल्यूशन किया है यहाँ से और हमने ये लेट कर लिया जी यहाँ से कि जो हमारे पास में, हाँ हमारे पास में जो सी डी है जी ये हमने एक्स मान लिया जी। अगर ये छोटा सा एक्स मान ले तो ये जो बी डी है जी ये इतना, ये जो बी डी है, ये जो बी डी है जी ये कितना बन जाएगा जी, ये बन जाएगा 35 माइनस एक्स बन जाएगा जी। क्लियर। तो जो हमारे पास 2 ट्रायंगल बन गए, एक ट्रायंगल तो हमें ये बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया। इस ट्रायंगल से अगर हम देखें तो इन ट्रायंगल ऑफ हम ए डी सी से देखें जी तो 54 का जो स्क्वायर होगा वो ए डी स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होगा। तो यहाँ से हम ए डी स्क्वायर निकालें इस प्रकार से तो कितना निकल के आ गया जी, ए डी स्क्वायर का मतलब ये हो गया जी 54 का जो स्क्वायर है हमारे पास में उसमें से हम क्या कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस कर देंगे। तो ये पहली इक्वेशन बन गई। इसी प्रकार से इन ट्रायंगल ऑफ, अगर हम बात करें जी इस वाले की ए डी बी की बात करें, ए डी और बी की बात करें हम, तो यहाँ से भी ए डी स्क्वायर ऐसे ही निकलेगा जी। यहाँ से ए डी स्क्वायर जो निकलेगा वो ऐसे निकलेगा जी, क्योंकि 61 के स्क्वायर में से 61 का जो स्क्वायर होगा जी, 61 का जो स्क्वायर होगा जी उसमें से क्या कर देंगे जी 35 माइनस एक्स का स्क्वायर क्या कर देंगे घटा देंगे। ये इक्वेशन नंबर जी सेकेंड बन जाएगी। ठीक है, क्योंकि दोनों ही ए डी स्क्वायर की वैल्यू है, दोनों ए डी स्क्वायर की वैल्यू, तो इसका मतलब ये बन जाएगी फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 एंड कितना हो गया इक्वेशन नंबर 2। ठीक है जी, क्या मिलता है आपको इन दोनों को करने से, दोनों को हम क्या कर दें बराबर रख दें, क्या करते हैं तो 61 का स्क्वायर क्या बने जी, 61 का स्क्वायर जो बन गया, 61 का जो स्क्वायर बनेगा जी ऐसे, माइनस में क्या बन रहा है यहाँ से 35 माइनस एक्स का स्क्वायर बन रहा है जी, इजकल टू बन रहा है 54 का स्क्वायर जी, और क्या बन रहा है जी माइनस एक्स का स्क्वायर बन रहा है जी। अब 61 का स्क्वायर खोल लेते हैं जी, 61 का स्क्वायर जो है 3721 होता है जी। ये कितना हो जाए जी 3721 होता है जी ये तो। ठीक है, माइनस ऑफ, इसको खोलेंगे ऐसे कि 35 का स्क्वायर हो गया, 35 का स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 70x हो जाएगा जी, ये तो 35 का स्क्वायर हो जाएगा जी,
और प्लस ये कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में कितना हो जाएगा 70x, ए माइनस बी के स्क्वायर से खोल दिया जी, इजकल टू इधर 54 का स्क्वायर जी, जो 54 का स्क्वायर है वो 2916 होता है जी, 2916 होता है जी ऐसे, और माइनस एक्स स्क्वायर इधर छोड़ देंगे जी। अच्छा इसको कर लेते हैं, ये कितना हो जाएगी 3721 हो गया जी हमारे पास, ठीक है, माइनस अब इसे खोले 35 का स्क्वायर खुलेगा जी, 35 का जो स्क्वायर होता है वो 1225 होता है, माइनस में खोल लीजिए 1225 तो यहाँ से हो गया, प्लस ये प्लस का ये बन गया माइनस में है, प्लस का माइनस, माइनस का एक्स स्क्वायर बन गया, और प्लस का जी 70x बन गया, इजकल टू बन गया जी 2916 तो यहाँ से बन गया जी, और माइनस का एक्स स्क्वायर बन गया। अब ये क्या होता है, माइनस एक्स स्क्वायर से माइनस एक्स स्क्वायर पूरा कट गया जी, ठीक है। अब 3721 में से एक 1225 घटाओ जी, 3721 में से 1225 घटाएंगे तो ये आपको जो मिल जाएगा 2496 मिल जाएगा जी, ठीक है, और प्लस में कितना होगा 70x और आ गया यहाँ से, और ये हुआ जी 2916 मिल गया जी इधर, ठीक है जी। अब हमें क्या चाहिए जी, ये 70 जो x है ये इसकल टू बन जाएगा जी 2916 तो ये रहा जी, 2916 तो ये रहा, माइनस ये 2496 यहाँ से आ गया जी, ठीक है, इजकल टू करेंगे तो जो आपको जो 420 मिल जाएगा, 420 मिल जाएगा जी। अब x निकालें तो क्या होगी, 420 को डिवाइड कर दीजिए 70 से, ठीक है, 7 छंग 42, 6, यानी x का वैल्यू जी आपके पास में 6 आ गया, ये क्लियर हो गया जी, x का वैल्यू 6 आ गया। अच्छा अब हमें क्या करना है जी, हमें तो AD चाहिए जी, हमें तो हाँ हमें तो शीर्ष लंब चाहिए AD, तो देखो जी क्या होगा, इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, इक्वेशन नंबर फर्स्ट से हम कैसे निकालेंगे जी AD, देखो AD का जो स्क्वायर हमारे पास में है वो 54 का स्क्वायर में से एक्स स्क्वायर घटाना है, 54 का स्क्वायर जो हमने निकाला जी वो भी निकाला 2916 है जी, में से एक्स स्क्वायर मतलब 6 छंग 36 माइनस कर देंगे जी, 36 माइनस करेंगे तो ये 2880 मिलेगा जी, और AD निकालने तो इसका अंडर रूट निकालेंगे जैसे, ठीक है ना, तो AD क्या मिलेगा जी, AD मिलेगा, अब रूट ये जो हमारे पास 2880 निकला है जी, इसके हम क्या कर लें फैक्टर कर लें जी, 2 से काट लें, 2 से एक बार, 4 बार 0 जी, ठीक है, 2 से फिर काट लेती, 2 से काटेंगे 720 आएगा जी, ठीक है, 2 से काटेंगे जी फिर 360 आएगा जी, 360 आ गया जी, 2 से काटेंगे 36 180 आ गया जी, 2 से काट लीजिए, 2 से काट लेंगे तो 90 आ जाएगा जी, ठीक है जी, और 2 से काट लेंगे तो 45 आ जाएगा जी, ठीक है जी, फिर 3 से काटेंगे जी तो 15 आ जाएगा, और फिर 3 से काटेंगे जी तो 5 आ जाएगा, और 5 से जी एक बार कटेगा, तो 2 से कितना 1 2 और 3, ठीक है। तो अगर स्क्वायर रूट निकालने लगे, वैसे तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि स्क्वायर रूट में से लिख दिया मैंने लंबाई में इस तरह से कि भाई 2 कितने बार, 2 4 6 बार आ रहा है, देखिए 2 गुना 2 और गुना 2 गुना 2 4 बार हो गया, और 2 गुना 2 ये तो हो गया 6 बार, ये कितना है 3 गुना 3, 3 2 बार आ रहा है, 5 बार अकेला, ये 5 अकेला, तो कितना एक पेड़ तो इसमें निकला भाई, एक पेड़ तो इसमें निकला बाहर 2 हो गया, ठीक है, गुना एक पेड़ इसमें से लेगा 2 दूना 4, ठीक है, और दूना 6 है, अतियो और गुना ये जो रूट 5 है ये नहीं बाहर निकलेगा, ठीक है ना, ये अंदर रहेगा, तो 2 दूना 4 दूना 8 तियो कितना बन गया 24 बन गया, तो AD क्या निकल गया जी, अगर हम AD को निकालने लगे जी तो हमारे पास आंसर क्या बन गया जी, AD यहाँ से यहाँ आ जाओ जी, ठीक है, यहाँ तो AD कितना बन गया जी, AD बन गया 24√5 सेंटीमीटर, ये हमारा आंसर आ गया जी, ठीक है जी, 24√5 चला गया जी सी पार्ट के साथ में, तो सी पार्ट जी आपका राइट आंसर बन जाता है, क्लियर जी, सी पार्ट बन गया आपका राइट आंसर, 19वां क्वेश्चन जी कंप्लीट हो गया, क्लियर जी। अच्छा आगे चले 20वें क्वेश्चन में क्या कहता है जी, 20वां क्वेश्चन ये कह रहा है जी हमारे पास पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है, पिता की आयु पुत्र की आयु की 6 गुनी है, 4 वर्ष बाद अगर पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी तो पुत्र और पिता की वर्तमान आयु में बताना जी क्या करना, ठीक है ना, तो इसमें लेट कर ले जी, ठीक है, और ये लेट मान लिया, लेट कर लिया जी हमारे पास में जो पिता की आयु है वो x मान ली, पिता की जो आयु हमारे पास में है, पिता की जो आयु है जी वो हमने मान ली कि x वर्ष है जी, ठीक है जी, और जो पुत्र की आयु है जी, पुत्र की जो आयु हमारे पास दिखा रखी है जी वो हमने मान ली कि y वर्ष है जी, ठीक है, पिता की पुत्र की दोनों की आयु मान लीजिए, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन पहले आधार पर हम कहेंगे कि जो x है वो 6 गुना y की है, तो ये तो इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। प्रश्न के हिसाब से
अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दूसरा पॉइंट ये कहता है हमारे पास में कि 4 वर्ष बाद ये क्या होगा, x+4 होगा इधर, तो है उधर कितना बन जाएगा, y+4 बन जाएगा, लेकिन इक्वल टू में क्या आएगा, गुना 4 हो जाएगी, पुत्र की आयु की 4 गुनी हो जाएगी। ठीक है, अच्छा अब हम क्या करते हैं जी, इसमें जो x है उसकी जगह 6y रख दीजिए, यानी जैसे यहाँ 6y+4 हो गया जी, यहाँ पे इजकल टू ये 4y प्लस कितना हो गया, 16 हो गया जी यहाँ पे। ठीक है, ऐसे बन गया, इसको इधर ले जाओ, उसको इधर ले जाओ, भाई ये 6y है, इसमें से 4y माइनस कर दिया, उधर कितना था जी 16 था, उसमें से 4 माइनस कर दिया, तो ये तो 6 में से 4 गया, 2y बचा जी, यहाँ से 16 में से 4 चला गया जी, हमारे पास 12 बच गया जी। ठीक है, तो यहाँ से y निकालना था जी, 12 बटे क्या करे 2 कर लिया, 2 छिका कितना हो गया जी 12 हो गया, तो y का आंसर जी 6 आ गया। ठीक है जी, आ गया। अच्छा जी, तो यहाँ पे हमें क्या करना है कि हम पिता की आयु निकालनी। अगर हम बात करते हैं भाई पिता की आयु निकालनी, हमें कितनी होगी भाई, हमें x निकालना ना, तो x बराबर कितना है, x बराबर तो कितना है हमारे पास, x बराबर तो 6y है जी, 6 गुना क्या करते हैं 6 कर दीजिए, 6 छंग 36 वर्ष, तो जी ये आ गई। ठीक है, 36 वर्ष आ गई। ठीक है जी, अच्छा अब पुत्र की आयु तो हम निकाल चुके हैं भाई, ये पुत्र की आयु है, पुत्र की आयु तो क्वेश्चन में निकलेगी, पुत्र की आयु तो जी निकलेगी क्वेश्चन में, पुत्र की आयु तो जी y है, और y बराबर 6 वर्ष तो निकल के आ ही गया हमारे पास में। तो इसका मतलब क्या हुआ, 6 और 36, 6 वर्ष और 36, ये चला गया जी सी पार्ट के साथ में, 6 और 36, दैट्स योर राइट आंसर बन जाता है। प्यारे साथियों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों में, बहनों भाइयों में शेयर करना ना भूलें। चैनल आपका अपना है, स्टारलेट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन जी सबसे पहले आपको प्राप्त हो जाए जी। चलिए जी आगे बढ़ते हैं जी। 21वां क्वेश्चन क्या कहता है, यानी यदि समुच्चय ए में 5 अवयव हैं, तब समुच्चय ए के उप समुच्चयों की संख्या जहां कोई भी उप समुच्चय रिक्त समुच्चय नहीं है। क्वेश्चन जी हमने यूपी टेट के 23 फरवरी 2014 से लिया जी, मैथ्स पेपर 2 से। ठीक है, तो ये कहता है कि जहां कोई भी उप समुच्चय रिक्त समुच्चय नहीं होगा। ठीक है, अच्छा देखिए उप समुच्चयों की संख्या क्या होती है। अगर हम बात करें यहाँ से, जो उप समुच्चयों की क्या होती है, संख्या होती है। उप समुच्चयों की जो संख्या निकालनी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है जी, फॉर्मूला होता है 2 की पावर n-1। क्योंकि n यहाँ पर क्या दिखा रखा है, n की वैल्यू यहाँ पर 5 दिखा रखी है। ठीक है, तो क्या कर लेंगे, 2 की पावर 5 - 1। अब 2 की पावर 5 तो जो 32 होता है, 32 में से 1 घटा दे जाए, 32 में से 1 घटाएंगे तो 31 आएगा, 31, ये आपका आंसर हो जाएगा जी। ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, आंसर चला गया जी डी पार्ट के साथ में। तो इस तरह से आप उप समुच्चयों की संख्या जो है वो निकाल सकते हैं जहां कोई भी उप समुच्चय रिक्त समुच्चय ना हो। ठीक है जी, आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 22वां क्वेश्चन, ये हमने जो है यूपी टेट के 23 फरवरी 2014 से लिया जी, 23 फरवरी 2014 से लिया। ये कहता है कि 65 और 117 का जो महत्तम समावर्तक है, यानी कि HCF की बात कर रहा है। ठीक है, 65m - 117 के रूप में दर्शाने योग्य है, तो m का मान बताइए जी क्या होता है। देखो जी, जब हम HCF निकालते हैं तो जैसे 117 है बड़ा नंबर इधर, ठीक है, छोटा नंबर यहाँ हमने बाहर ले दिया 65, एक बार चलाया हमने, तो 65 बार ये चला तो कितना बचा जी, 2 बचा, 5 बचा, 52 बचा जी। 52 फिर क्या करेगा जी, 65 को फिर डिवाइड करेगा, 65 को फिर ये फिर एक बार डिवाइड कर रहा है जी, यानी ये 52 आ गया जी। 52 के बाद ये 13 बचा जी। ठीक है, ये फिर किसको, 52 को डिवाइड करेगा जी, है 13 चौका 52 हो गया जी, 52 हो गया। अब जिसने जी पूरा डिवाइड कर दिया उसी नंबर को HCF कहते हैं जी। HCF कितना हो गया जी, 13 हो गया। ठीक है, ये तो नॉर्मल रूल हो गया जी बताने का, अगर HCF कैसे निकालते हैं। ठीक है, HCF तो निकल गया। क्वेश्चन में क्या आ रहा है कि इनका HCF जो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की अगर बात करते हैं, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कहता है कि 65m - 117 ये एक्चुअल में HCF यानी कि 13 के बराबर है। एक्चुअल क्वेश्चन ये है जी। तो 65m जो हो गया वो कितना हो गया जी, 13 में 117 जोड़ दिया जी हमने, 117 जोड़ दिया जी हमने ऐसे। अब 13 में 117 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 130 हो जाएगा, 130 हो गया। ये किसके बराबर है जी, 65m के बराबर चल रहा है जी। हमें तो जी m निकालना,
130/65 कर देंगे जी, 65 कर देंगे, और 65 सीधा सीधा इसको 2 बार काट देगा जी। तो m की वैल्यू जी हमें कितनी मिल जाती है, 2 मिल जाती है। यही हमारा आंसर हो गया जी, और ये हमारा आंसर चला गया जी बी पार्ट के साथ में। बी इज़ योर राइट आंसर जी। ठीक है जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। 23वां क्वेश्चन ये जी हमने 23 फरवरी 2014 से लिया, मैथ पेपर 1 से लिया जी। ठीक है, यूपी टेट के। ए की मासिक आय बी की आय से 20% अधिक है। ध्यान से समझिएगा जी, ए की मासिक आय जो है बी की आय से 20% अधिक है। बी की आय सी की आय से 30% अधिक है। यदि इन तीनों की आय का सम्मिलित प्रति माह रुपीज कितना 74700 है, तो सी की आय बतानी थी। अब क्योंकि ये सी की आय बतानी है, तो हम यहाँ से मान लेते हैं, जब सॉल्यूशन करते हैं तो हम मान लेते हैं सी की जो मासिक आय है, भाई मान लिया हमने सी की जो मंथली आय है या मासिक जो आय हमारे पास में है, जो मासिक आय है सी की बात कर रहे हैं, तो वो हमने कितनी मान ली कि भाई रुपीज जो है वो एक्स होती है, सी की मासिक आय होगी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्न के अनुसार। ठीक है, बी की मासिक आय कितनी होगी? अगर हम बी की मासिक आय की बात करते हैं, बी की मासिक आय की बात करते हैं, तो वो क्या हो जाएगी? बी की मासिक आय कितनी होगी? एक्स का 30% होगी। ठीक है, एक्स का 30%, एक्स का 30%, यानी ऐसे कर लीजिए, इससे से काट दीजिए, ये कहते 3x/10 हो गई जी। ये हो गई किसकी हो गई? बी की मासिक आय होगी। अगर हम ए की मासिक आय निकालें, ए की अगर हम यहाँ से क्या निकालें? मासिक आय निकालने, हम ए की बात कर रहे हैं जी। ए की मासिक आय की क्या होगी? ये कितना होगी कि हमारे पास में जो कहते हैं बी, ये ए की मासिक आय बी की आय की कितनी 20% अधिक है, यानी कि जो 3x हमारे पास में है बटे 10 ये जो निकला हमारे पास में, इसमें क्या कर लीजिए, इसमें हम क्या कर देंगे 100 + 20%, यानी कि 100 में क्या कर दीजिए 20/100 कर दीजिए, ऐसे 120 हो गई, उधर जाके 120/100 हो गई। ठीक है, तो ये कि 3x/10 होगा वो कितना होगा? 120 बटे कितनी हो गई? 100 हो जाती है, 120/100 हो जाती है। इसको 120 लिख लेंगे जी भी। ठीक है, ये 120 कर लेते हैं, तो ये हमारे पास कितना बन जाएगा? 120 बटे क्या हो जाती है? 100 हो जाती है। ठीक है, अच्छा इसे काट भी सकते हैं, हाँ कट जाएगा ये, जैसे जहाँ से हमारे पास ये 0 से तो 0 कट गया। ठीक है, 2 से 6 बार कट गया, 2 से 50 बार कट गया, तो ये बन गया 18 बटे कितना बन गया? 18x बटे, ये तो कितना बन गया जी? ये बन गया 18x बटे 50 बन गया जी। ठीक है जी, ये बन गया, ये ए की आय बन गई। अच्छा, अब ये क्वेश्चन में कहता है कि ए प्लस बी प्लस सी, यानी तीनों की जो मासिक आय है वो कितनी है जी? तीनों की अगर हमें मासिक आय चाहिए, तीनों की मासिक आय अगर हम देखें, क्वेश्चन में क्या कहता है? ये कहता है कि 74700 इतनी है जी। अब ए तो जी हमने देखा ये निकला 18x बटे 50 निकला जी, प्लस बी देखा जी हमने 3x/10 निकला जी, और प्लस इसमें क्या जोड़ दिया जी हमने? x जोड़ दिया जी। ये 74700 आ गया जी। हाँ जी, ये वैल्यू आ गई जी हमारे पास में। एलसीएम लेंगे जिसका आप लीजिए। हाँ जी, एलसीएम लेंगे जिसका, एलसीएम कितना आ जाएगा जी? 50 आ जाएगा। तो 18x तो यहाँ से बन गया जी, प्लस 10 × 5 50 5 कितना 15x यहाँ से बन गया जी, 15x यहाँ से बन गया, प्लस 50x ये हो गया जी। ठीक है जी, इजकल टू 74700 हो गया जी। सबको जोड़ लें जी, इसको 50 18 और 15 कितने हो गए? 83 हो गए जी। इजकल टू में कितना हो गया जी? 74700, और ये 50 भी इधर चला गया जी। हमें तो x निकालना है जी। 74700 मल्टीप्लाई बाई 50 और बटे 83 कर दिया जी। अच्छा, 83 से अगर इसको हम 9 बार काटे, 83 नंबर 747 होता है, 900 आ गया, तो कितना हो गया जी? 900 × 50 और 9 × 5 = 45, तो 45 का कितने आ गए जी? 1230 आ गई जी। ठीक है, इतने रुपीज में आंसर आ गया, इतने रुपीज में आंसर आ गया। दैट इज एक्स की वैल्यू जो हो गई, एक्स की वैल्यू जो आ गई
वो कितनी, ₹45,000। ठीक है जी, ये क्या बन गया जी, आपका आंसर बन गया। और ये चला गया जी बी पार्ट के साथ में, बी जी आपका क्या बन जाएगा, राइट आंसर बन जाएगा। क्लियर जी, चलिए जी आगे बढ़ते हैं। हाँ, अब आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है हमारे पास में कि एक पुरुष और एक स्त्री एक साक्षात्कार में 2 समान पदों पर नियुक्ति हेतु सम्मिलित होते हैं। पुरुष के नियुक्ति होने की प्रायिकता तो 1/4 है और स्त्री के नियुक्त होने की प्रायिकता 1/3 है। उनमें से केवल एक के नियुक्त होने की प्रायिकता बताइए जी। क्वेश्चन जो है यूपी टेट के 27 जून 2013 से लिया गया है जी, मैथ्स पेपर 2 से। ठीक है, देखिए ये हमारे पास में अच्छा क्वेश्चन है। अगर देखिए कि हम यहाँ पर ये क्वेश्चन को सोल्व करेंगे तो हम क्वेश्चन में कहते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है, पहले केस की बात कर लें कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है वो कितनी है, 1/4 है। और प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए की बात करें, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ए, नॉट मतलब ऊपर बाहर लगा दिया तो वो कितने, 1 - 1/4 हो जाएगा। भाई नहीं होने की प्रोबेबिलिटी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई होती है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट या नॉट प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट क्या होता है, 1 - 1, 1 में से घटा देते हैं तो 1 में से घटाएंगे तो 3/4 आ जाएगी। ठीक है, ऐसे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, 1/3 है। लेकिन प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी की बात करें, भाई नहीं होने का मतलब क्या है, 1 में से 1/3 हम घटा दीजिए, कितनी बन जाएगी, 2/3 बन जाएगी। ये बात समझ आ गई। ठीक है, हाँ, जो प्रायिकता किसी एक के लिए नियुक्त होने की, किसी एक के लिए नियुक्त होने की प्रायिकता जो है, यानी किसी एक के अगर नियुक्त होने की आप प्रायिकता निकाल लें, प्रोबेबिलिटी निकालनी है तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होता है कि भाई प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो था, ठीक है, उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट बी मल्टीप्लाई करो, ऐसे ही प्लस कर दो। प्रोबेबिलिटी ऑफ जो नॉट ए है उसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ बी मल्टीप्लाई कर दो, निकल आएगी। कितना बन जाएगा जी, ये तो 1/4 है और नॉट बी का मतलब कितना है, नॉट बी का मतलब हमारे पास 2/3 है, 2/3 है प्लस अब प्रोबेबिलिटी नॉट ए का मतलब 3/4 है और होने का मतलब 1/3 है। तो यहाँ से 3 से 3 कट गया, 2 दूना 4 कट गया। ठीक है, क्या बन गया हमारे पास में कि भाई 1/6 जो है वो प्लस 1/4 आपस में जुड़ जाएंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा जी। 12 आ जाएगा तो 6 दूना 12 हो गया, 4 3 12 हो गया जी। तो इसका आंसर आ गया जी 5/12, 5/12 हो गया जी आंसर, 5/12 ये आपका जी राइट आंसर बन जाता है। 5/12 चला गया जी बी पार्ट के साथ में, तो बी आपका राइट आंसर हो गया जी। ठीक है जी, 25वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 25 क्वेश्चन भी 27 जून 2013 से लिया गया जी, मैथ्स पेपर 2 में आया क्वेश्चन यूपी टेट में। ये कहता है लोग 10 बेस पे ए प्लस लोग 10 बेस पे बी इसका टू लोग 10 बेस पे ए प्लस बी दो, तो ए और बी के मान निम्न से संबंधित हैं, निम्न से संबंधित है। अब ये किस प्रकार से सॉल्यूशन किया गया इसका, ये कहता है कि लोग 10 बेस पर अगर ए प्लस ऐसे ही लोग 10 बेस पर अगर यहाँ बी हो इजकल टू लोग 10 बेस पर ही यहाँ पर a प्लस बी हो, इस तरीके से ऐसे कुछ हमें बता रखा है जी। ठीक है, अच्छा अब देखो क्या होता है कि जब इसको खोलते हैं इस प्रकार से तो हम ये जानते हैं, क्या जानते हैं कि अगर लोग 10 बेस पर a लिखा हो प्लस ऐसे लोग 10 बेस पर यहाँ b लिखा हो, तो इसका मतलब ये होता है ये लोग 10 बेस पे ए बी की वैल्यू है। क्लियर हुआ? ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि ये लोग 10 बेस पर ए बी की जो वैल्यू है वो बराबर लोग 10 बेस पर ए प्लस बी हो जाता है। ठीक है, लोग से लोग गया तो कितना हो गया, ए बी इजकल टू ए प्लस बी बन गया जी। ठीक है, तो यहाँ से हमने क्या किया, ए बी इजकल टू तो हम क्या करते हैं इसमें से ए को इधर ले आते हैं, क्योंकि हमें ये जो वैल्यू है हमारे पास में ए को इधर ले आएंगे तो ए बी माइनस ऑफ ए इजिकल टू बी बन गया। तो हमें क्या चाहिए, वही हमारे पास में कितना ए अगर कॉमन ले लें तो b - 1 बन गया, यहाँ से इजिकल टू क्या बन गया, b बन जाता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम a का वैल्यू निकालें तो कितना बन गया, b बटे कितना बन जाएगा, b - 1 बन जाएगा। क्लियर हुआ, b बटे b - 1 ये आपका आंसर बन जाएगा जी, b बटे b - 1। तो a और b के मान निम्न में संबंधित होंगे कि a इजिकल टू b बटे कितना हो जाएगा जी, b - 1 हो जाएगा। क्लियर हो गया जी, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जी, 26वां क्वेश्चन क्या कह रहा है जी,
26वें क्वेश्चन में ये कहता है जी हमारे पास में कि एक व्यक्ति अपनी यात्रा का 2/5 भाग ट्रेन से, 1/3 भाग बस से, 1/4 कार से और शेष 3 किलोमीटर दूरी पैदल चला जी। उसकी यात्रा की कुल दूरी कितनी होगी जी? अब देखो जी, इसका पॉइंट अगर कुल दूरी निकाल लें तो अगर इसका सॉल्यूशन करें भाई, यात्रा की कुल दूरी, यात्रा की अगर हम कुल दूरी की बात करते हैं तो कैसे निकलेगा जी? देखो मान लिया कुल जो दूरी थी वो हमारे पास x थी, ठीक है, तो x में से कैसा कैसे घटाया जी हमने? देखो हमने जो ट्रेन द्वारा चली गई वो कितनी है? 2x/5। भाई ये ट्रेन द्वारा चली गई 2 का 5वां भाग, तो 2x/5 तो यहाँ से हो गया। फिर क्या हुआ हमारे पास में है? बस के द्वारा चली गई, इसकी बस से चला 1/3, यानी कि ये तो हो गया x/3, ये हो गया 2x/5, ये हो गया x/4, ठीक है ना। तो ये कितना हो गया हमारे पास में? x/3, ठीक है, प्लस ये हो गया x/4। क्लियर हुआ? ये x में से घटा दिया हमने, इतने किलोमीटर निकल के आ गया। और ये टोटल कितना है? ये टोटल किसके इक्वल है? ये 3 के बराबर चल रहा है, ठीक है। तो x में से हम इसको घटाएंगे, तो x में से घटाएंगे तो उसके लिए पहले अंदर एलसीएम लेंगे। अंदर एलसीएम आ जाएगा 60 आ जाएगा, 12×5 = 60, 12 दूना कितना होगा जी? 24x तो यहाँ से आ गया, प्लस यहाँ से कितना निकल के आ गया? 20x यहाँ से निकल के आ गया, प्लस ऑफ कितना हो गया? 15x यहाँ से निकल गया, 15x ये हो गया। बंद कर दिया इसको, तो ये किसके बराबर चल? 36 और 18 उधर चला जाएगा वैल्यू, तो ये अंदर एलसीएम लिख लेते ना, तो ये कितना? x माइनस ऑफ, सबको जोड़ लेते हैं ऊपर से, कितना हो गया जी? 59x हो गया जी, बटे कितना हो गया? 60 हो गया। अगर इसका अंदर से यही एलसीएम ले तो 60 आएगा, तो ये 60x माइनस का कितना हो गया जी? 59x हो गया, यानी एक तरह से x/60 आ गया जी। ये किसके इक्वल चल रहा है जी? 3 के इक्वल चल रहा है, 3 के चल रहा है। तो x बराबर कितना आ गया जी? 60 × 3, इतने क्या हो गए जी? किलोमीटर, यानी x की वैल्यू आ गई जी 180 किलोमीटर। ये जी क्या आपका आंसर बन गया जी, 180 किलोमीटर चला गया जी सी पार्ट के साथ में, और सी पार्ट जी बन गया आपका राइट आंसर। 26वां क्वेश्चन जी कंप्लीट हो जाता है, ठीक है जी। ये क्वेश्चन हमने 27 जून 2013 से लिया था मैथ्स पेपर 1 से। 28वें क्वेश्चन की ओर चलते हैं जी। राधिका ने कितना है? हाँ 25,000 2,50,000 में एक कार खरीदी। अगले वर्ष उसकी कीमत जो है 10% गिर गई, ठीक है। पुनः अगले वर्ष उसकी कीमत जो है 12% और गिर गई। इन 2 वर्षों में कार की कीमत में संपूर्ण घटने की प्रतिशत निकालो। संपूर्ण कितनी प्रतिशत घट गया ये बताओ। देखो ये हमारे पास में 27 जून 2013 में क्वेश्चन आया और मैथ्स पेपर 1 से ये क्वेश्चन लिया गया है। अच्छा, 2 वर्ष बाद कार का जो मूल्य है वो कितना घट गया, ये हमें अगर निकालना है तो इसका एक डायरेक्ट फॉर्मूला होगा, ठीक है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला 2 वर्ष बाद कार का मूल्य क्या बन जाएगा, तो उस प्रकार से 2 वर्ष बाद जो है अगर कार का आपको मूल्य निकालना है तो वो आप कैसे निकाल लेंगे, उसका डायरेक्ट फॉर्मूला है कि भाई प्रिंसिपल क्या था, ठीक है। उसमें क्या हो गया 100 माइनस R1, पहली जो रेट रही होगी अपॉन ऑफ 100 कर दीजिए, ठीक है, R1 कर दिया है, और फिर क्या कर दिया मल्टीप्लाई, अब क्या कर देंगे 100 माइनस क्या रेट घटा दीजिए R2 कर दीजिए, अपॉन ऑफ क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए। इससे फॉर्मूला आपका, इससे आंसर आपका आंसर निकल आएगा, ठीक है। 2 वर्ष बाद कार का मूल्य क्या होगा ये हम निकालना चाह रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ये 2.5 लाख है। 25 के आगे कितनी है 1 2 3 4 0, यहाँ कितना 100 में से R1 गया, पहला रेट कितना है हमारे पास में, ये जो R1 है यहाँ पर कितना है 10% है, और जो R2 है वो कितनी है 12% है, ठीक है। तो 100 में से 10 गया तो कितना बचा, 100 में से 10 गया तो 90 बचा, 90/100 तो यहाँ रह गया, ठीक है। मल्टीप्लाई 100 में से कितना अब R2 जो 12 बजाएगा तो 88 बटे कितना रह गया 88/100 यहाँ पे रह गया। तो 1 2 3 और 4, तो 1 2 3 4 कट गई जीरो पूरी, तो कितना 25 गुना 90 और गुना 88, ठीक है। 2 वर्ष बाद कार का मूल्य इतना रह गया, ठीक है। 9 दूना 18, 25 नंबर, तो ये कितना आ गया रुपीज़ जो है आपका 198 का, कितनी जीरो आ गई 3 जीरो आ गई, 1 2 3, ये आपका 2 वर्ष बाद कार का मूल्य आ गया। तो कार के मूल्य में कमी कितनी आई, हमारे पास जो कार का मूल्य था, कार के जो
मूल्य में कमी आई है फिलहाल अभी। वो कितनी आई है भाई, हमारे पास में 2.5 लाख थी ना, 25 कितना 1 2 3 4 0, अब वो कितनी हो गई 198 है, 1 2 3 0। तो कार के मूल्य में कमी कितनी 52,000 की आ गई, 52,000 की आ गई। ठीक है, इतनी कमी आ गई हमारे पास में। अब हमें प्रतिशत कमी निकालनी है। क्या निकालनी है हमें, प्रतिशत हमें कमी निकालनी है। प्रतिशत कमी कैसे निकलेंगे भाई, हमारे पास तो 52,000 है ना फिलहाल अभी, 52,000 है और थी कितनी 2.5 लाख थी। ठीक है, 1 2 3 4, ठीक है, और इंटू क्या कर दीजिए 100 कर दीजिए, 100 कर दीजिए, 100 की क्या कर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो कितना हुआ 1 2 3 0, तो यहाँ से कट गई 1 2 3 और एक ये भी कट गई ये वाली। ठीक है, कट गई। अच्छा, कितना बन गया हमारे पास में भाई, 5 5 25 हो गया और 5 दूना 10 हो गया। ठीक है, तो कितना होगा 2 दूना 4 हो गया, 2 5 10 हो गया। ठीक है, 104/5 कर दीजिए, कितना 5 दूना 10 20 हो गया, 0.8 20.8% की क्या हो गया कमी आ गई। 20.8% चला गया जी आपका सी पार्ट के साथ में। तो सी जी आपका राइट आंसर बन गया। अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आता है तो इस फॉर्मूले को डायरेक्ट यूज कर लीजिएगा, ये फॉर्मूला जो डायरेक्ट यूज कर लीजिएगा, इस डायरेक्ट फॉर्मूले से आप क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं जी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन है कहता 28वां क्वेश्चन है जी, ये यूपी टेट के 13 नवंबर 2011 में आया जी, और ये मैथ्स पेपर 2 में पूछा गया था जी। एक खंबे की लंबाई का 1/5 भाग कीचड़ में, आधा भाग पानी में और 10 फीट लंबाई का शेष भाग पानी के बाहर है, खंबे की पूरी लंबाई क्या होगी, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया। तो जमीन के अंदर खंबे का भाग निकाल लेते पहले। ठीक है जी, कितना होता है कि हम जो है जमीन के अंदर जो खंबा है, खंबे का जो भाग जमीन के अंदर है उसकी बात कर लेते हैं जी पहले। कितना है जी 1/5 है और 1/2 है, ये है जमीन के अंदर। ठीक है जी, 10 इसका आ गया एलसीएम जी, 10 आ गया, 5 दूना 10 2 5 10। तो जी ये जो भाग निकल के आ गया 7/10वां भाग आ गया जी, ये वो भाग है जी जो जमीन के अंदर है, खंबे का भाग। ठीक है, अब शेष भाग कितना बचा जी, शेष भाग की बात कर रहे हैं। अब शेष भाग जो कितना है जी, 1 में से हमने 7/10 बाहर निकाला जी, 7/10 बाहर निकाला। ठीक है, तो कितना बना 10 गया, 7 10 में से 7 गया 3/10। ठीक है, ये शेष भाग रह गया जी। ठीक है, अच्छा हाँ, ये शेष भाग रह गया जी हमारे पास में। तो क्या कहता है हमारे पूरे लंबे खंबे की लंबाई की बात, 3 शेष भाग मतलब 3/10, 10 फीट में से 10 फीट में से 3/10। अच्छा, तो पूरे खंबे की लंबाई कितनी बैठेगी जी, पूरे खंबे की लंबाई क्या बैठेगी, पूरे हमारे पास खंबे की अगर लंबाई की बात करें जी तो कितना हो जाएगा, यानी कि कितना हो गया, इट मींस जो हमारे पास वैल्यू दिखा रखी है कि जमीन के अंदर खंबे का भाग तो बना जी 7/10। ठीक है ना, अब शेष भाग बना हमारे पास में, क्योंकि ये कहता है कि 10 फीट की लंबाई का शेष भाग पानी के बाहर है, 10-20 फीट की लंबाई का जो शेष भाग है वो पानी के बाहर है। तो खंबे की पूर्ण लंबाई जो बन जाएगी वो कितना हो जाएगी, इसको उल्टा कर दीजिए 10/3 और गुना 10। ठीक है, कितनी बन जाएगी हमारे पास में, ये बन जाएगी 100/3। ठीक है, यानी कि इसको हम कह सकते हैं 33 सही 1/3 फीट। ठीक है, अब 1/3 का मतलब 4 इंच हो गया, तो 33 तो फिट हो गए, 33 तो फीट हो गए और 4 इंच हो गए, ये आपका जी आंसर बन जाएगा। 33 फीट 4 इंच चला गया जी बी पार्ट के साथ में। क्लियर जी, बी पार्ट इज योर राइट आंसर। खंबे की पूरी लंबाई आपको क्या होगी, तो खंबे की पूरी लंबाई जो होगी वो 33 फीट 4 इंच की निकल के आ जाएगी। क्लियर हुआ जी, आगे बढ़ते अगला क्वेश्चन क्या कहता है। यदि समुच्चय ए 2 3 4 5 6, समुच्चय बी 3 5 7 9 है, तो ए इंटरसेक्शन बी में कितने अवयव होंगे। देखिएगा, जब हम इसको सोल्व करें तो ए के लिए बता रहा है हमारे पास में कि भाई 2 भी है, 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है और 6 भी है, ये 2 के लिए हो गया। और बी के लिए बता रहा है हमारे पास में कितना कि 3 है, 5 है, 7 है और 9 दिखा रखा। ठीक है, ये हमसे ए इंटरसेक्शन बी की बात करता है। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ कि इन दोनों में कॉमन क्या क्या है भाई, एक तो 3 आएगा कॉमन दोनों में, ठीक है, और एक 5 आएगा कॉमन दोनों में,
इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन की बात कर रहे हैं। 3 और 5 आ गया आपके पास में, ठीक है। तो कितने अवयव हैं? अगर अवयव की बात चल रही है तो इसमें जो एलिमेंट की बात चल रही है, अवयव मतलब एलिमेंट की बात करिए तो कितने हैं एलिमेंट? 2 है। आंसर क्या बन गया? 2 एलिमेंट है इसके अंदर जी, ठीक है जी। ये क्वेश्चन नंबर 29 जी कंप्लीट हो गया, ठीक है जी। आगे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है जी? तीसरा क्वेश्चन कहता है, ये हमने जो 28 नवंबर 2021 से लिया जी, मैथ्स पेपर 1 से। 2021 का पेपर था जी। 28 नवंबर 2021 में जो पेपर पूछा गया था यूपी टेट में, उसका जो मैथ्स पेपर 1 था वहाँ से लिया हमने। ये कहता है द सम ऑफ ₹600 अमाउंट टू बी, ठीक है, ₹720 इन 4 years बाई सिंपल इंटरेस्ट, वट इट्स अमाउंट, ठीक है, इफ द रेट ऑफ द इंटरेस्ट इज इंक्रीज बाई 2%, यानी 600 रुपये साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 720 रुपये हो जाता है। यदि ब्याज की दर 2% बढ़ा दी जाए तो वह धन कितना हो जाएगा? ठीक है जी। देखो, हम इसमें कहता है 600 रुपये साधारण ब्याज की दर से, ठीक है, 4 वर्ष में 720 हो जाता है। तो 4 वर्ष में ब्याज कितना हो गया जी? 4 वर्ष में ब्याज कितना हो गया? 4 वर्ष में जो ब्याज हो गया जी वो कितना हो गया? हम यहाँ से 4 वर्ष में क्या निकाल रहे हैं? उसका ब्याज निकाल रहे हैं, ठीक, क्या निकाल रहे हैं? ब्याज निकाल रहे हैं, ठीक है। कितना हो गया जी? 720 में से आपने 600 घटा दिया तो कितना हो गया जी? तो 120 रुपये आ गया जी। ब्याज मतलब सिंपल इंटरेस्ट आपका 120 रुपये आ गया, ठीक है। हम ये फॉर्मूला जानते हैं जी, सिंपल इंटरेस्ट जो होता है वो PRT और बाई 100 होता है जी। ये फॉर्मूला होता है सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, अगर ये सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है हमारे पास में तो वैल्यू क्या कह रही है कि भाई 120 जो है, 120 जो है वो इक्वल टू कितना हो गया? 600, ठीक है, गुना रेट का पता नहीं, समय कितना दिखा रखा? 4, बटे कितना हो गया? 100, बटे कितना हो गया? 100। ये 2 जीरो तो यहाँ से कट गई, ठीक है। रेट निकालना कितना आ गया? 120 डिवाइड में क्या चलेगा? 6 और 4, 6 और 4 चला गया, 6 से काटा 6 दूना 12, 20 आ गया, ठीक है। 20 बटे 4, 4 पंजा 20 हो गया, दैट इज रेट आ गया 5% का। क्लियर हो गया? रेट हो गया 5% का। अब ब्याज की दर 2% और बढ़ गई, ठीक है, तो रेट कितना बन गया? रेट बन गया भाई 5 तो ये था ही, 2% और बढ़ गया, अब वो रेट बन गया 7% का, ठीक है। अब सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? फॉर्मूला तो वही है PRT बाई 100 का, तो 600 हो गया, अब की बार रेट होगा 7%, गुना 4 हो गया और बटे हो गया 100। 100 से दोनों जीरो फिर कट गई, 6 से 42, 42 गुना 4 हो गया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया? 168 रुपये निकल के आ गया। रुपीज कितना आ गया? 168 हो गया। अभी कुछ का कुल धन कितना हुआ? टोटल अमाउंट कितना हुआ हमारे पास में? टोटल कुल धन कितना हमारे पास हो गया? तो धन हमारे पास बन गया कितना भला? धन जो बन गया वो कितना बन गया भाई? 168 तो ये हो गया, ठीक है, प्लस कितना हो गया हमारे पास? 600 था ही, दोनों को जोड़ दिया तो कितना आ गया? ₹700, कितना हो गया? 768 बन गया, 768, ठीक है। ये आपका आंसर बन गया था 768, 768 ये हो गया जी बी पार्ट का। बी पार्ट जी आपका राइट आंसर हो जाता है। क्लियर जी? ये थे 30 क्वेश्चन जी, ठीक है। इस प्रैक्टिस सेट में पहला प्रैक्टिस सेट हमारा था, ठीक है। ये हमारे 30 क्वेश्चन थे जो कंप्लीट हो चुकी हैं, यानी कि जो हमने टॉप 300 क्वेश्चन आपको कहे हैं उसके पहले सेट में हमने आपको 30 क्वेश्चन कंप्लीट करा दी, ठीक है। दोस्तों, अगर वीडियो अच्छा लगा हो, जो हमने पढ़ाया हो आपको समझ में आया हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर करना ना भूलें, बहनों भाइयों में शेयर करना ना भूलें। ये चैनल आपका अपना है, स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो, ठीक है। चलिएगा, वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें। चैनल आपका अपना है, स्टार्ट क्लासेस एग्जाम स्टडी यूट्यूब चैनल है। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ठीक है, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, अगले क्वेश्चनों में, बहुत अच्छे क्वेश्चनों के साथ में। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू।